All right, we'll get started. Okay. I'm going to read out the question and then you guys are supposed to tell me what you guys think. Okay. A 60-year-old male presents with, sorry, I'm so breathless. Abdullah, can you please read this? Okay, I'm going to try again. Sorry, I was just running around like a lunatic. 60-year-old male presents with a history of persistent projectile vomiting, epigastric pain, and significant weight loss over the last 2 months. On examination, he is weak and wasted. Blood pressure is 90/60. Pulse is 120. There is a palpable mass in the epigastric region and visible peristalsis. Investigations is HB9, TLC 12,000, sodium 120, potassium 3, ABGs के ऊपर we have pH 7.48, our PCO2 is 40, and our serum bicarbonate is 34. Name the acid-base disorder and what is the underlying diagnosis. 4 causes of this acid-base disorder, unrelated to the patient, and mention 2 important steps in the patient's management. All right. So what I want you guys to identify really here is the basic issue with the ABG. जब भी वो acid-based disorder आपसे पूछें, तो आपने ABG को देखना direct. सबसे पहले आप ABG के अंदर pH को देखते हैं. ठीक है, pH को आपने देख लिया, हमारे पास नॉर्मल है 7.35 to 7.45. Okay. Right, let's just do this slowly and let's just make sure that we understand exactly how to calculate these things क्योंकि acid base balance एक ऐसा topic है जो मुश्किल है. So let's just make sure that we understand what's happening. ठीक है, pH हमारी जो है वो जो normal range थी 7.35 to 7.45 उससे ज्यादा है. ठीक है, तो मतलब हमारे पास आया alkalosis. अब हमने क्या फिगर आउट करना है कि ये मेटाबॉलिक है या फिर ये रेस्पिरेटरी है. ठीक है ना, इसको फिगर आउट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट जो है बाइकार्बोनेट को देखेंगे. अब अगर एल्कलोसिस है, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 चीजें हो सकती हैं, या ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या ये मेटाबॉलिक है. मेटाबॉलिक के लिए हमारे बाइकार्बोनेट को ज्यादा होना पड़ेगा. ठीक है, बेस बॉडी में ज्यादा हो तो फिर ही एल्कलोसिस होता है. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट को ज्यादा होना पड़ेगा. या फिर अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो हमारा जो CO2 है उसको हम ऐसे एसिड कंसिडर कर लेते हैं, तो उसको नॉर्मल से कम होना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले pH देख ली. अब हम देख लेते हैं हमारा बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट है 34. नॉर्मल वैल्यू हम 21 से लेके 29 कंसिडर करें तो बाइकार्बोनेट है इंक्रीज्ड. ठीक है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड है. अब नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड अच्छा ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है बिकॉज इसके अंदर pH भी इंक्रीज्ड है और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज्ड है. अब हमने देखना है कि डू वी थिंक दिस इज रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन इफ देयर इज एनी, या फिर इज देयर आल्सो एन एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. वैसे तो हमारी केस में इंशाल्लाह वो हमें कोई मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर नहीं देंगे. ठीक है, बट अगर खुदा ना खास्ता हमें ऐसा सोचना पड़ जाए तो इट्स बेटर टू हैव दैट इन आवर माइंड्स. ठीक है, तो नाउ वी आर गोना लुक एट द PCO2. जब भी हमारे अच्छा नॉर्मल PCO2 इज अबाउट 35 to 40. ठीक है, तकरीबन इस तरह. तो इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज है बट विद इन अभी नॉर्मल रेंज में है. जब हम रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन करते हैं तो अप टू 55 जाना चाहिए लेवल. ठीक है, मतलब 40 से लेके जैसे 55 के दरमियान में जब लेवल होगा तो हम कहेंगे अच्छा ये रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन हो रही है ऑफ द एल्कलोसिस. ठीक है, अब बिकॉज इसमें ये लाइक नॉर्मल की अपर लिमिट पे है लेकिन है तो नॉर्मल ना, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ए सिंपल केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द अंडरलाइंग डायग्नोसिस. राइट, व्हाट इज द अंडरलाइंग डायग्नोसिस. अच्छा जी, इसके अंदर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ठीक है, वॉमिटिंग में वी नो इट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है. एपिगैस्ट्रिक पेन, सिग्निफिकेंट वेट लॉस. अब थोड़ा सा ना यहाँ सर्जरी का टाई इन है आपके पास. आप लिख सकते हैं कि अंडरलाइंग कॉज जो है ड्यू टू वॉमिटिंग
मतलब जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है हमारी वो एसिडिक होती है ना, तो आप उसको सारा ऊपर से वॉमिट कर दोगे तो वो लूजिंग एसिड, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, विजिबल पेरिस्टाल्सिस है, पैल्पेबल मास है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो थोड़ा सा ये सर्जरी का टाइम है आपके पास। अब है बी, लिस्ट 4 कॉजेज ऑफ दिस एसिड बेस्ड डिसऑर्डर अनरिलेटेड टू दिस पेशेंट। तो आप मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कोई भी कॉजेज जो हैं वो लिस्ट कर सकते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होते हैं बेसिकली, हम उसको डिवाइड करें ना, एक जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम जो है उसकी या कंट्रैक्शन होती है या फिर लॉस ऑफ H+ होता है, तो वो हमारे पास इजीली जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के साथ नॉर्मल सलाइन देने से ठीक हो जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है नॉर्मल सलाइन रेजिस्टेंट फॉर्म, जिसके अंदर हमारे पास ECF की एक्सपेंशन होती है और साथ में हाइपरटेंशन होती है। पहली फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पहली है हमारे पास जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन देने से मतलब काम संभल रहा था, ठीक है। उसके अंदर वी हैव वॉमिटिंग एंड नेसोगैस्ट्रिक सक्शन, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज लॉस ऑफ H+ आयंस। फिर डायूरेटिक्स देने से, डायूरेटिक्स विल बी basically diuretics will be causing an ECF contraction. Diuretics जो है हमारे फ्लूइड्स को बाहर निकाल देंगे, तो वैसे बाइकार्बोनेट का जो लेवल है ब्लड में वो सेम रहेगा, लेकिन बाइकार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, बिकॉज उसका जो सॉल्यूट था हमने निकाल दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। उसके अलावा वी हैव डायरिया विद हाई क्लोराइड कंटेंट, और ये ना कोलॉन जो कोलोनिक डायरिया होता है ना, जैसे विलस एडेनोमा ऑफ कोलॉन टाइप हो गया, तो उसके अंदर, वरना यूजुअली आप ना डायरिया को इन जनरल उसमें याद रखें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉज में, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास दूसरा वाला आ गया जिसके अंदर वी हैव एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सपेंशन एंड हाइपरटेंशन, एंड दिस इज लाइक नॉर्मल सलाइन रेजिस्टेंट टाइप। इसके अंदर बेसिक मसला होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर जिसको हम कॉन सिंड्रोम कहते हैं, उसके अंदर ये होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम में होता है। फिर ऑलवेज रिमेंबर दैट पोटेशियम डिफिशिएंसी, like low potassium is associated with alkalosis, ठीक है, because of the basic movement of the H+ and the potassium ions, ठीक है। तो हमारे जो सेल हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और पोटेशियम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अब हमारी बॉडी में जब भी एल्कलोसिस हो रहा होगा तो हमारी बॉडी को चाहिए क्या, हमारी बॉडी को हाइड्रोजन आयंस चाहिए, तो वो सेल से निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बदले में पोटेशियम आयन सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो whenever we have severe potassium deficiency, it will be associated with metabolic alkalosis. So you can remember it as a cause of metabolic alkalosis. We have severe potassium deficiency, and there's another syndrome called Bartter syndrome. ये दोनों hypokalemia में और metabolic alkalosis दोनों में होता है, ठीक है। तो Bartter syndrome इसका as a common thing आप याद रख लें। राइट अब इसके हमने काफी डिटेल में इसके कॉजेस कर लिए हैं, सिर्फ हमने 4 लिस्ट करना था, मैंने आपको काफी सारे बता दिए, ठीक है। इट्स लाइक अ रिवीजन ऑफ दैट होल चैप्टर, राइट। अब सी हमारे पास है मेंशन 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द पेशेंट्स मैनेजमेंट, ठीक है। 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे, ऑलराइट। नंबर 1 आप ये बताएं कि पेशेंट के हालात कैसे हैं। पेशेंट देखें ना, उसका ब्लड प्रेशर आप देखें 90/60 है, कोई खास अच्छा नहीं लग रहे, तो आपने सबसे पहले उसको मैनेजमेंट में देना है रिससिटेशन विद फ्लूइड्स, ठीक है। तो आप उसको देंगे पहले रिससिटेटिव मैनेजमेंट उसकी करेंगे, फ्लूइड्स वगैरह देने वाला। उसके बाद आपने उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी है। तो पहला स्टेप हो गया रिससिटेशन वाला और दूसरा हो गया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वाला स्टेप। उसके अंदर आप नॉर्मल सलाइन एंड पोटेशियम वगैरह देते हैं। उसके अलावा आप उसको ABGs के डिपेंडिंग, देखो इसके इन्होंने सोडियम मेंशन किया, सोडियम कम है तो वो नॉर्मल सलाइन के थ्रू भी दे देंगे और वैसे भी रिप्लेस करना होगा। पोटेशियम इसका जो है हल्का सा लोअर लिमिट पे है, पोटेशियम भी दे देंगे, ठीक है। तो आपने इनकी सब चीजें रिप्लेस करनी है। तो इसके 2 मैनेजमेंट हो गए, पहले रिससिटेशन और दूसरा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो या अच्छा, somebody has asked a question, what is the cause of visible peristalsis? This is basically a surgery time whenever we have an obstruction in the GIT, तो हमारी intestines कोशिश करती हैं कि वो अपना peristalsis बढ़ा के उस obstruction को overcome करने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो eventually there's a lot of peristalsis, that's the basic reason, ठीक है।
We can move to the next question. All right, we have a 60-year-old male. Where is it? Oh, sorry, I was reading the same question again. 40-year-old unknown, 40-year-old known diabetic, poorly controlled over the last 10 years, is seen in OPD department with history of anorexia, weight loss, ankle swelling, shortness of breath, and minimal exertion. On examination, he is pale. His blood pressure is 170 by 100. Pulse is 90, JVP is raised, bilateral fine crepitations and pitting ankle edema is present. Investigations के ऊपर we have 8, MCV 80, blood urea 200 which is raised, serum creatinine 5.2 is raised, blood sugar random 120 seems all right. Chest X-ray shows bilateral pleural effusion and ultrasound abdomen reveals grade 2 renal parenchymal changes. What 4 further biochemical tests would you order? Name 2 complications of diabetes in this patient and outline 4 important steps in management. हाँ जी, इतना बड़ा उन्होंने इसका सिनेरियो दे दिया है. तो बेसिक इसका डायग्नोसिस क्या है? What is happening in this patient? Are there any answers as to what is happening? किसी ने कहा है कुछ? Somebody has said neuropathy. Okay. That's interesting. I want you guys to really oh, nephropathy. All right. Okay. Perfect. See, you can notice कि जब आप यूरिया क्रिएटिनिन को रेस देखते हो तो ये किडनी फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और उन्होंने ऑलरेडी बताया वो पोअरली कंट्रोल डायबिटिक है और उसको 10 इयर्स हो चुके हैं, तो यू कैन मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई हैं, ठीक है. तो 4 फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट आप क्या करोगे? इन्होंने जो नहीं कराया हुआ, अब उन्होंने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कराए हुए, वो हम चेक करेंगे, ठीक है. हमने अब एट दिस पॉइंट राइट वी आर असेसिंग नेफ्रोपैथी एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, ठीक है. तो अब हमने देखना है कि अब फर्दर इश्यूज से उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए. तुम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, हम कैल्शियम लेवल्स को चेक करेंगे ताकि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी का पता चल सके, ठीक है. उसमें हाइपोकैल्सीमिया हमें मिलेगा. फिर हमने HbA1c कराना ताकि हमें प्रॉपर्ली पता चल सके. नाउ वी नो ही इज ऑलरेडी पोरली कंट्रोल्ड, इन्होंने रैंडम ब्लड शुगर किया है, लेकिन HbA1c इज अ मोर स्पेसिफिक टेस्ट. फिर हम LDL उसका चेक करेंगे ताकि हमें उसके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का पता चले. अगर उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया तो उससे एसोसिएटेड हमने मैनेजमेंट देनी है, ठीक है. और हाँ, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने मेंशन नहीं किया, हमने इन पेशेंट्स में ना अक्सर हाई पोटेशियम होता है, उसको कॉम्बैट करने के लिए हमने उनकी पोटेशियम डाइट रिस्ट्रिक्शन वगैरह करनी होती है. और उसके अलावा दिस पेशेंट डेफिनेटली हैज अ लॉट ऑफ एडीमा, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि इसके बॉडी में सोडियम का क्या हाल है, ठीक है. तो ये सब चीजें हमने इसकी 4 फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट करा लिए. मेंशन 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इन दिस पेशेंट. तो वन ऑब्वियस वन इज नेफ्रोपैथी जो हो गया, और दूसरा वाला क्या आपको लग रहा है? उसका JVP रेज्ड है, ठीक है, उसको पिटिंग एंकल एडीमा है. दिस ऑब्वियसली कुड बी बिकॉज ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज, बट व्हाट अदर regional complication comes into your mind? Okay, I'm hoping that people have said cardiovascular complications because that's exactly what's happening. Okay, there's a bunch of cardiovascular complications that can happen, but because इन्होंने कुछ specific mention किया हुआ, ठीक है, it could be arrhythmia, it could be MI, it could be any जो atherosclerosis की वजह से coronary artery disease जो सारी हो रही हैं वो हो सकती हैं, ठीक है. But simply we're just going to write cardiovascular complication because that's what it looks like. C is outlined 4 important steps in this person's management, and now I've already mentioned the steps with the biochemical test, ठीक है. तो because इसके अंदर we can see that hypertension देखो ना 170 by 100 as malignant hypertension हो रही है, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ACE और ARBs देके, ACE inhibitors और ARBs देके. फिर diuretics दे सकते हैं to reduce the edema. We need to control this person's diabetes, ठीक है. उसके लिए हम अब इंसुलिन देंगे at this point to control the diabetes. उसके अलावा इन्होंने 4 important steps मैनेजमेंट के कहे हैं ना.
पहले आप उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल करें, फिर आप उसका एडीमा थोड़ा कम करने की कोशिश करें क्योंकि पल्मोनरी एडीमा भी उसको डेवलप होना शुरू है, उसकी डायबिटीज कंट्रोल करें, एंड द लास्ट स्टेप इसके उसको डायलिसिस पे आपको डालना है, ठीक है, बिकॉज दिस पेशेंट इज मतलब यू कैन से ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर डायलिसिस एंड ही फुलफिल्स द क्राइटेरिया एज वेल। जब भी किसी को सिवियर हाइपरटेंशन हो जो इसमें है, या फिर किसी को पल्मोनरी एडीमा हो जो कि इसमें दोबारा है, तो वो डायलिसिस के लिए कैंडिडेट बन जाता है। हम आगे इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस भी पढ़ेंगे इन अनदर क्वेश्चन, ठीक है, बट फॉर नाउ आई थिंक वी आर डन विद दिस वन। Right, can we have the next question please? All right. 20-year-old female with 4 days history of high-grade fever with chills and rigors presented in emergency with persistent vomiting and abdominal pain. On examination, she is febrile with ecchymotic rash all over the body. She had moderate ascites and bilateral pleural effusion. There was more on the right as compared to the left. Her blood pressure is 120 by 80, HP is 13, HCT is 45, platelet count is 20. The most likely diagnosis is dengue fever. Okay, they told you, they told you right off the bat. What complication of dengue fever has occurred? What is the basic pathophysiology of this complication? And what are the 4 salient features of this complication? Acha, now what we have to analyze in this point is, हमारे पास डेंगी के अंदर 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मेन। एक है हमारे पास डेंगी हेमोरेजिक फीवर और एक है हमारे पास डेंगी शॉक सिंड्रोम, ठीक है। दोनों के क्राइटेरिया थोड़े से फर्क हैं, लेकिन इसमें हम मेनली डेंगी हेमोरेजिक फीवर को डिस्कस करेंगे बिकॉज इसके अंदर उसके वो सारे मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, ठीक है। फीवर होता है डेंगी के अंदर 2 to 7 डेज का, तो मतलब इसको 4 डेज का फीवर हो चुका है। ये पहला क्राइटेरिया, फीवर 2 to 7 डेज। फिर दूसरा है हमारे पास माइनर या फिर मेजर हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस आती हैं। माइनर के अंदर हमारे पास एकीमोटिक रैशेस आ सकती हैं, ब्रूजेस जो भी हर किस्म के आ सकते हैं, और मेजर मैनिफेस्टेशंस के अंदर कोई मेजर जीआई ब्लीड या म्यूकोजल ब्लीड आ सकता है। इसके अंदर शी डज हैव एकीमोटिक रैश, तो दूसरा उसका क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया, ठीक है, माइनर या मेजर हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन का। अब थर्ड हमारे पास था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड शी डेफिनेटली आई थिंक 20 इज अ pretty small platelet count, ठीक है, 150 to 300 नॉर्मल होता है। लेस देन 100,000 जो है thrombocytopenia is in the criteria, the third criteria, and the fourth criteria is the increased capillary permeability, ठीक है, with a HCT of more than 20%। तो उसका HCT 45 है एंड उसको increased capillary permeability भी है। आपको कैसे पता चला? बिकॉज उसको pleural effusion हो रहा है। जो pleural effusion है, SITs है, ये सब आपको increased capillary permeability के साथ ही होगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशन डेंगी हेमोरेजिक फीवर हुआ है। 4 सेलियंट फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ये WHO क्राइटेरिया, ये परवेज अकमर में लिखा हुआ है। फीवर 2 to 7 days। Second criteria, minor and major hemorrhagic manifestations. Third is thrombocytopenia less than 100,000. And fourth is increased capillary permeability with a hematocrit of more than 20%, pleural effusion, ascites वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास अब रह गया बी पार्ट जो है बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। बेसिक क्या होता है कि डेंगू की 4 सीरोटाइप्स होती है, 1 2 3 4। तो जब पेशेंट एक सीरोटाइप से इन्फेक्ट होता है उसके बाद उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है। तो वो जो दूसरी सीरोटाइप्स है उनमें से जब कोई अटैक करती है पेशेंट को, तो देयर इज एन इंक्रीज्ड एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स जो तैयार हुए हुए थे ऑलरेडी, और उसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिव साइटोकाइन रिलीज होता है। बहुत ज्यादा जो टी सेल्स हैं वो साइटोकाइन रिलीज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी जो है परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, कैपिलरी लीकेज हो जाता है, एंड इवेंचुअली द पेशेंट गोज इनटू DIC, ठीक है। तो दिस इज बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेंगी हेमोरेजिक फीवर। तो ये काफी डिटेल में उन्होंने ना ये क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू डेंगी हेमोरेजिक फीवर। ऑल राइट, ठीक है, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्मा से रिलेटेड है। 4. A 6-year-old boy presented with recurrent, severely itchy, lichenified plaques in both antecubital and popliteal fossa for last 3 years. His mother is asthmatic and he has very dry skin. तो इसका आप diagnosis
बताओ। काफ़ी डिटेल में कल हमने डर्मा डिस्कस की है, अगर किसी को फिर भी नहीं आता तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा। जिसको ना समझ आ रहा हो वो बताए। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हैज़ आंसर्ड के एटॉपिक एक्जिमा। तो दिस इज़ एटॉपिक एक्जिमा, और इसमें आप उसने मैनेजमेंट पूछी हुई है, तो उसकी मैनेजमेंट याद है कल हमने क्या डिस्कस की थी एटॉपिक एक्जिमा की मैनेजमेंट में? ऑलराइट। मेजर मेजर स्टेप्स जस्ट आप बता दो इन चैट। ओके, आई थिंक किसी ने आंसर नहीं करना, तो मैं ही रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो था वो रिमूवल ऑफ ट्रिगर्स था। ठीक है, एनी इन्फेक्शन, एनी एलर्जिक एलर्जेंस थे, उनको रिमूव करना है आपने। नेक्स्ट आपने पेशेंट को एजुकेट करना था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी, क्योंकि 3 ईयर से है, क्रॉनिक डिजीज़ है और आगे भी उसको रहनी है ये, तो उसके बारे में एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है डॉक्टर ने। उसकी फैमिली को एजुकेट करना ज़रूरी है, यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है। थर्ड आपने एमोलिएंट्स यूज़ करने थे। एमोलिएंट्स क्या होता है, जो इचिंग हो रही है इसको और जो ड्राइनेस हो रही है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे ये। फोर्थ पे आपके टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे। टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा उनका। अगर इससे ट्रीट नहीं होता, ये जनरल ट्रीटमेंट है बेसिकली, इससे नहीं अगर ठीक हो रहा तो फिर आप जो है वो फर्दर आगे जाओगे। टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो यूज़ किए जा सकते हैं। एंटी हिस्टामीन्स यूज़ की, सेडेटिंग एंटी हिस्टामीन्स यूज़ की जा सकती हैं। फोटोथेरेपी की जा सकती है यूवीए एंड यूवीबी लाइट से। यहाँ तक मॉडरेट डिजीज़ जो होगी वो ट्रीट हो जाएगी। अगर सिवियर रेजिस्टेंट डिजीज़ है, इन सारी चीज़ों से ट्रीट नहीं हो रही, फिर आप पेशेंट को सिस्टेमिक थेरेपी दे सकते हो। सिस्टेमिक थेरेपी में आपके पास रेटिनॉइड्स हैं, एसिट्रेटिन, विटामिन ए एनालॉग्स हैं, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ कर सकते हो आप डिफरेंट। ठीक है, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन एटसेट्रा। एंड एडमिट भी कर सकते हो पेशेंट को, एडमिट करके उसको फोटोथेरेपी दी जाए, यही सिस्टेमिक थेरेपी दी जाए सारी। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट। सब अगर और न्यूअर जनरेशन जो चीज़ें हैं बायोलॉजिकल्स हैं, ठीक है, डुपिलोमैब है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, इनकी भी कल हमने बात की थी, ये भी इन डेवलपमेंट हैं, इन रिसर्च हैं, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ एटॉपिक एक्जिमा? क्या 5 चीज़ें हैं, बल्कि 6 हैं, एक होनी चाहिए लाजमी हर पेशेंट में, और बाकी 5 में से 3 होनी चाहिए। इची रैश, ओके, इची रैश, इचिंग जो है वो हर पेशेंट में होनी चाहिए। अदर देन दैट 5 फीचर्स आपने लिखने हैं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी लाइक एजमा हो सकता है, टिकेरिया हो सकता है, कोई भी, या पर्सनल हिस्ट्री भी हो सकती है। ड्राई स्किन या जीरोसिस, राइट। 2 3 इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लेक्सर्स, 3 हो गए। और ऑनसेट इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, 4। एक रह गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन क्रीजेस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लेक्चर्स या विजिबल फ्लेक्चर्स, ये जो है ना वो 2 अलग अलग हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? इचिंग इज मैंडेटरी, हर पेशेंट में होगी। उसके अलावा आपने अदर 5 में से 3 फीचर्स देखने हैं। 1 इज ऑनसेट बिफोर 2 years ऑफ एज, हिस्ट्री ऑफ एटोपी, एटोपी में एजमा आ जाएगा, हे फीवर आ जाएगा, कोई भी टाइप 1 टाइप हो जाएगा वो। फ्लेक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट, विजिबल और स्किन क्रीजेस की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उसके अलावा जीरोडर्मा या जीरोसिस, ड्राई स्किन, ये डायग्नोसिस है, ये आपने रट लेना है, ये भी आपका आ जाता है अक्सर।
इसके अलावा जो आपके पिछले पेपर में आया हुआ था वो था व्हाट आर द टाइप्स या पैटर्न्स ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज। तो एक्जिमा के जो पैटर्न होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। व्हाट आर द पैटर्न्स? रिवीजन हो रही है, ये तो आपने डिस्कस किया हुआ है पहले। ओके, डिस्कॉइड पैटर्न्स स्लैश टाइप्स उसने पूछा हुआ था, तो पहले आप टाइप्स बताओ और फिर उसमें से पैटर्न्स भी आ जाएंगे आगे। ठीक है, पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो एस्टिटोटिक, डिस्कॉइड है, ग्रेविटेशनल है, लाइकन सिम्प्लेक्स है, पोम्फोलिक्स है। अगर हम टाइप्स की पे डिवाइड करें इसके, तो टाइप्स में हमारे पास एक्सोजीनस, एंडोजीनस और ऑन द बेसिस ऑफ यही पैटर्न्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। एंडोजीनस में क्या क्या होते हैं? ए टॉपिक क्या है, एंडोजीनस है एक्सोजीनस है? एटॉपिक एंड सेबोरिक जो है वो एंडोजीनस एक्जिमा आएंगे, और एक्सोजीनस में इरिटेंट, एलर्जिक, फोटो इरिटेशन जो है, और ये वाले जो हैं सारे एक्सोजीनस में आएंगे। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा। टाइप जब आप लिखोगे तो उसमें एंडोजीनस, एक्सोजीनस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉर्फोलॉजी आपकी क्लासिफिकेशन बनेगी। एंडोजीनस में आपके पास एटॉपिक एंड सेबोरिक डर्माटाइटिस हैं। एक्सोजीनस में आपके पास एलर्जिक, इरिटेंट एंड फोटो इरिटेंट कह लो होते हैं। आपके पास पैटर्न्स की बेसिस पे डिस्क्वाइड, ग्रेविटेशनल, पॉम्फलिक्स एंड कौन सा रह गया, स्टियोटोटिक होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी 4-5 चीज़ें हैं जो आपने एटॉपिक एक्जीमा में देखनी होती हैं। एटॉपिक एक्जीमा को आपने डिफ्रेंशिएट किस किस चीज़ से करना है? डर्माटाइटिस herpetiformis से, जिसमें एक्सटेंसिव सर्फेसिस इन्वॉल्व होंगी। सोरियासिस में भी एक्सटेंसिव सर्फेसिस इन्वॉल्व होंगी। उसके अलावा बाकी तो स्केबीज है, उसमें तो और तरह का प्रेजेंटेशन होता है, तो ये आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5। A 38-year-old male gradually noticed change in his body appearance in the form of increasing head size and feet. He is also complaining of headache, visual disturbances, and excessive sweating. On examination, he has prominent supraorbital ridges and large lower jaw. Blood pressure is 170 by 100. His blood sugar random is 200 milligrams per del. What is the most likely diagnosis? ओके, वी हैव टू आंसर्स। एक एक्रोमेगैली है और जाइगेंटिज्म आया है एक आंसर। तो एज देखना चाहोगे आप इसमें, जाइगेंटिज्म वाले में? नहीं? ओके, अच्छा, एज पे डिपेंड करता है। अगर जब बच्चे के ग्रोथ हो रही होती है ना, उसके ये एपिफिजियल प्लेट्स वगैरह भी जो है वो मर्ज नहीं हुई हुई, तो उस टाइम पे जो है वो जाइगेंटिज्म होगा। उसमें उसकी सारी बॉडी जो है वो प्रोपोर्शनली जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, जब एक दफ़ा मैक्सिमल पीक ग्रोथ हो चुकी है, उसके बाद अगर जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, जो कि इस एज में है 38, तो उसमें फिर आपके हैंड्स एंड फीट और जॉ, ये जो इसने सारी चीज़ें बताई, सुप्राऑर्बिटल रिजेस, यही ग्रो कर सकती हैं, बाकी चीज़ें नहीं। तो इसमें स्पेड लाइक हैंड्स हो जाएंगे, लार्ज फिंगर्स होंगी, लार्ज टोज होंगे। ठीक है, और जब डिफरेंट जो टनल्स बन रही हैं बोन्स की, फॉर एग्जांपल कार्पल टनल है और जगह पे, जिस तरह हेड एक विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, इसको जब बोन्स ग्रो करेंगी तो वो इन चीज़ों को, नर्व्स को कंप्रेस करेंगी, उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होगा वगैरह वगैरह। ये तो ग्रोथ की वजह से होगा। अदर देन दैट, ग्रोथ हार्मोन का और क्या इफेक्ट होता है? मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है ग्रोथ हार्मोन का? इज इट काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है या इंसुलिन लाइक हार्मोन है? काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, तो ये ब्लड शुगर को इंक्रीज करवाता है।
जब भी ब्लड शुगर इंक्रीज होती है तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो अनकंट्रोल्ड रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी। इन पेशेंट में रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का भी। ठीक है, बाकी आप देख ही रहे हो ब्लड शुगर रैंडम इसकी बढ़ी हुई है, प्री डायबिटिक तो ऑलमोस्ट है ही वो। ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर उसका रेज हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एक्रोमेगैली है ये, जाइगेंटिज्म आपने बच्चों में छोटे में लिखना है। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिग, और उसमें फीचर्स भी ये वाले नहीं होंगे कि सुपर ऑर्बिटल रीजस बढ़ी हैं, वो प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ग्रोथ होगा, उसका साइज बाकी बेबीज से ज़्यादा होगा। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म। यस, क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाई जा सकती हैं? ठीक है। उसने पहले ऑलरेडी करवाई भी है शुगर लेवल, लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि आप डायबिटीज़ के रिस्क पे, तो शुगर लेवल आप करवा लो। उसके अलावा आप क्या कहते हैं उनको, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो होता है सोमेटोमेडिन, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो मीडिएटर होता है, ग्रोथ हार्मोन के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो उसके थ्रू मीडिएट हो रहे होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के अपने लेवल्स आप करवा सकते हो, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हो। 4 तो हो गए हैं, वैसे और भी हैं। प्रोलैक्टिन लेवल्स भी लाइक 1/3 पेशेंट्स में जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अ, और क्या टेस्ट करवाएंगे? हाँ, इनमें जो है वो कॉलन जो होती है ना, उसके अंदर अम, जो ये होते हैं पॉलिप्स होते हैं, कॉलन कैंसर होता है, उनका रिस्क इंक्रीज होता है, तो इनकी आप कॉलोनोस्कोपी भी करवा सकते हो इफ़ देयर इज़ एनी कंप्लेंट ऑफ दैट सॉर्ट, जीआईटी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है उनकी। ठीक है, और माइक्रो एडिनोमा वगैरह, एडिनोमा पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो सकता है ये कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा हो, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। और आपने ट्रीटमेंट जो इसका देना है उसमें भी फर्स्ट लाइन ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी है, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि साइज़ कितना है, ट्रांसफिनॉइडल आप सर्जरी कैसे करोगे, ऑल दैट। गिव 2 मेन ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, और 2 मेन ऑप्शन। सर्जिकल इसमें मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। सेकेंड लाइन जो है वो आपके पास ये आएगा, क्या कहते हैं, मेडिकल। वैसे इसमें रेडियोथेरेपी का ऑप्शन भी आपके पास होता है। तो सर्जरी इसकी ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी होती है, उसकी डिटेल करने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आपने नेम करना है। इसका रेडियोथेरेपी की जा सकती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, सेकंड लाइन है। और मेडिकल, अगर कोई भी रेडियो नहीं कर सकते आप, या सर्जिकल नहीं कर सकते, या इतने सिम्टम्स नहीं है कि आपको ये करना पड़े, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप डोपामीन, सॉरी सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स दे सकते हो। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स कौन से होते हैं? ऑक्ट्रियोटाइड, जिनके रियोटाइड आता है ना एंड पे, पसीरियोटाइड, लेलियोटाइड, ये वाले सारे जो हैं सोमैटोस्टैटिन एनालॉग हैं, यानी अगेंस्ट ग्रोथ हार्मोन वर्क करेंगे ये। ठीक है, अगर प्रोलैक्टिन रेज था जो हमने बताया था 30% पेशेंट्स में या 1/3 पेशेंट्स में रेज होता है, तो प्रोलैक्टिन के लिए फिर आप डोपामीन दे दो, वो उसको इनहिबिट कर देती है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इज essentially a dopamine. Question number 6. Any confusion in question number 5 or acromegaly? ओके, 1 पॉइंट मोर। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस या प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आप कर सकते हो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैसे करोगे? अब जो डायबिटीज़ की प्रिवेंशन होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो करनी है आपने। और अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं तो आपने डायबिटीज़ को ट्रीट करना है। कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है तो उसके लिए सर्जरी होती है। ठीक है, वो सर्जरीज वगैरह करनी है आपने, तो वो भी आप लिख दो तो बेस्ट है। Question number 6 is 30-year-old lady presented in OPD with complaints of fatigue, weight gain, menorrhagia, and constipation. On examination, she is pale with BMI of 30, thickened coarse facial features, and periorbital puffiness. What is the most likely diagnosis? Is there any hypotension, anything? Oh, sorry, hypertension, या कोई पिगमेंटेशन,
कुशिंग सिंड्रोम वाले दोबारा चेक करें इस सिनेरियो को। ओके, दिस इज हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, टिपिकल फीचर्स एज सच उसने दिए हुए हैं। ये कोर्स फेशियल फीचर्स एंड पेरी ऑर्बिटल पफीनेस जो है ये उसमें होती है। और बीएमआई इसका रेज्ड है, पेल है। ठीक है, ओबिसिटी हो सकती है आपके कुशिंग में, बट उसमें आपके जो मेन फीचर्स आएंगे वो आपके पास हाइपरटेंशन, ठीक है, मेन है। उसके बगैर स्ट्राया होंगे। ओबिसिटी अगर उसने किधर कहीं भी होगी तो एक स्पेसिफिक टाइप की ओबिसिटी होती है उसमें, सेंट्रीपिटल ओबिसिटी या ट्रंकल ओबिसिटी जिसको कहते हैं, ये इस टाइप की होती है उसमें। ठीक है, पिगमेंटेशन होगी उसमें, और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, इस तरह के कुछ ना कुछ इसने सिम्टम्स मेटाबॉलिक दिए हुए होंगे। ठीक है, एंड लिस्ट 4 फिजिकल साइंस, तो क्वेश्चन में भी हैं वैसे तो, लेकिन क्या फिजिकल साइंस होते हैं हाइपोथायराइड के? डिलेड रिफ्लेक्सेस, ठीक है, ये हमने कल परसों ही डिस्कस की, कल डिस्कस किया था। डिलेड वॉल्टमैन साइन होता है, डिलेड रिलैक्सेशन फेज ऑफ जर्क्स या एंकल जर्क्स वगैरह होता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, लो पिच्ड वॉइस होती है, वॉइस में चेंजेस आप एक ही पॉइंट बना सकते हो। दूसरा पॉइंट आपके रिफ्लेक्सेस आ गया। थर्ड इसने भी बताया हुआ है, स्किन कलर जो होगा वो कैसा होगा? येलो टिंट होता है उसमें। ठीक है, पेल भी हो सकता है, लेकिन येलो टिंट होता है उसके अंदर, येलो सा कलर होता है। तो ये आपने 3 हो गए। उसके अलावा वॉइस चेंजेस हो गई है, एक स्लर्ड स्पीच होती है, ये भी वॉइस में ही आ जाएगा बेसिकली। आई थिंक एक स्पेसिफिक कोई चीज़, कॉर्पोरेट सिंड्रोम, चलो एलोपीशिया होता है, ग्रेव्स, ये जो कल भी हमने जो सिनेरियो पढ़े थे उसके अंदर लॉस ऑफ हेयर था, लेटरल आईब्रो मार्जिन्स वगैरह। कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, बट वो इसका सिम्टम होगा, हम जो देखेंगे वो साइन है। लॉस ऑफ लेटरल पोर्शन ऑफ आईब्रो, यस, हेयर लॉस। और मिक्सोडीमा होता है इसके अंदर। प्री टिबियल मिक्सोडीमा होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो मिक्सोडीमा होता है वो नॉन पिटिंग, ग्रेव्स के साथ स्पेसिफिक नहीं है। ऑप्थेल्मोपैथी सिर्फ स्पेसिफिक है ग्रेव्स के साथ, मिक्सोडीमा हो सकता है। हाँ सॉरी, ग्रेव्स में आपने प्रीटिबियल मिक्सोडीमा का आंसर किया। यस, प्रीटिबियल मिक्सोडीमा जो होता है वो ग्रेव्स में होता है। मिक्सोडीमा इसमें जो होता है ना वो नॉन पिटिंग एडीमा होता है बेसिकली, वो हो सकता है इसमें। अगर प्रीटिबियल मिक्सोडीमा स्पेसिफिकली आए तो वो ग्रेव्स में होता है। अच्छा, 4 एसोसिएशंस ऑफ दिस इलनेस, 4 एसोसिएशंस ऑफ दिस इलनेस, हाँ, क्या एसोसिएशंस होंगी हाइपोथायराइड की? इसके अगर आप इटियोलॉजी देखो, अगर ऑटो इम्यून की वजह से हो रहा है तो आप ऑटो इम्यून डिजीजेस बता सकते हो। ठीक है, अगर इस दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखो तो आप इसमें हाइपोथायराइडिज्म की कॉजेज बता सकते हो, एसोसिएशंस बता सकते हो। लेकिन जितना मुझे समझ आया है उसके अकॉर्डिंगली कि या आपने जो है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस बतानी है कि अगर हाशिमोटोज है तो उसके साथ और को क्या क्या हो सकता है। अच्छा, इसके साथ कोई भी आप लिख दो, थायराइडेक्टमी लिख दो, सीलियक डिजीज होती है ऑटो इम्यून, एसएलई है ऑटो इम्यून, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म था अगर तो वो उसको ओल्ड एज बाद में जाके हाइपोथायराइड हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। तो 4 हो गई हैं। उसके अलावा मेडिकेशंस बताया है एक ने, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बताया है। ये मैंने ये वाले नहीं पढ़े हैं। कहीं स्पेसिफिकली लिखा है ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, कहीं पढ़ा है या बाकियों के लिए बता दो? ओके, लिखा है। ठीक है, अगर ये रेफरेंस भेज दो तो अच्छी बात है। 7, अ मिडल
A middle-aged man who suffers from hypertension and renal insufficiency is hospitalized for last few days and only recently has been noticed to talk irrelevant, appears disoriented in time and place, agitated and has poor concentration. He gets auditory and visual hallucinations. What do you call this condition? What are the underlying causes of this condition? Hallucinations हैं, loss of disorientation है, ठीक है. Zalmo, schizophrenia, hypertension, renal insufficiency थी schizophrenia में और हॉस्पिटल स्टे था. ओके, पर्सन करीब करीब हो, थोड़ा सा और. ओके, इट्स डिलीरियम. ठीक है, डिलीरियम में क्या होता है, कल भी डिस्कस हुआ था अंडर द डीडी ऑफ साइकोसिस. साइकोटिक सिम्टम्स हो गए, लेकिन पेशेंट जो है पहले से साइकोसिस नहीं होगा उसको, जब उसको हॉस्पिटल में आपने एडमिट किया, ख़ास तौर पे आईसीयू एडमिशन की बात जहाँ पर आए या किसी इमरजेंसी एडमिशन की बात आए, मल्टीपल ड्रग्स उसको लग रही हों, मल्टीपल थेरेपी चल रही हों उसकी, ठीक है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ हों, इन्फेक्शंस हों, मल्टीपल चीज़ें आ जाएं क्वेश्चन में, और प्लस लॉस ऑफ ओरिएंटेशन. एजिटेशन का मतलब होता है गुस्सा आएगा उसको, वो अपने आईवी लाइंस निकाल देगा, वो नर्सों को और डॉक्टर्स को असॉल्ट करेगा. ठीक है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, पुअर कंसंट्रेशन, ये वाली चीज़ें होती हैं डिलीरियम में. 4AT इसमें वो है, स्कोर है एक, उसकी डिटेल आपने करनी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट उसका ओवरव्यू बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें, यही चीज़ें हैं उसमें, ये जो बताई हुई है ना इन्होंने, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन. पेज नंबर 184 है डेविडसन का, जहाँ से आपने ये टॉपिक करना है, 183 184. तो 418 में आपके पास अलर्टनेस है ए से, तो अलर्टनेस है, इसमें पुअर कंसंट्रेशन है, अलर्ट नहीं होगा पेशेंट. ठीक है, नेक्स्ट से आपके पास एज, प्लेस, करंट ईयर यानी टाइम प्लेस पर्सन, ये ओरिएंटेशन की वजह से आप पूछ रहे हैं. थर्ड पे अटेंशन है, अटेंशन नहीं होगी उसके पास. ठीक है, और फोर्थ पे एक्यूट चेंज होगी, फ्लक्चुएटिंग कोर्स होगा, यानी पहले वो ठीक था, अचानक से उसको जो है वो हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, एजिटेशंस ये स्टार्ट हो गई हैं. तो ये 480 स्कोर्स हैं, इनकी आपने डिटेल नहीं करनी, लेकिन जैसा आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है. अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, पहले तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. जितनी ज़्यादा ओल्ड एज होगी उतना ज़्यादा प्री डिस्पोज है पेशेंट डिलीरियम के लिए. जितनी ज़्यादा ड्रग्स यूज़ हुई हैं, ख़ास तौर पे बेंजोडाइज़ापीन्स जो हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, ये वाली जो ड्रग्स यूज़ होंगी ज़्यादा, तो ये प्री डिस्पोज करेंगे उस पेशेंट को. ठीक है, जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, अल्कोहलिज्म है, ये सारी चीज़ें ये भी प्री डिस्पोज करेंगी पेशेंट को. ठीक है, पेन जितना ज़्यादा होगा पेशेंट को उतना ज़्यादा डिलीरियम होने के चांसेस हैं. ठीक है, हॉस्पिटल स्टे जितना ज़्यादा होगा, फीवर होगा, ये वाली सारी चीज़ें जो भी हॉस्पिटल स्टे में रहने से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना, वो सारी डिलीरियम के लिए प्रिडिस्पोज करती हैं. और कॉजेज़ क्या होंगी स्पेसिफिकली, इसमें जो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं वो इसकी कॉजेज़ ही हैं. यूरीमिया की वजह से हो सकता है, ये किसी भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, SIADH इसकी कॉज है. ठीक है, टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, किसी ड्रग्स की आपने ओपिएट्स दी, साइको एंटी साइकोटिक्स दी, उसकी वजह से हो सकता है. इन्फेक्शन कोई हो गया सुपर एडिट हॉस्पिटल स्टे की वजह से, उससे हो सकता है. ठीक है, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, कोई स्ट्रोक हो गया, हीमाटोमा हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, कोई भी चीज़ जो ब्रेन को अफेक्ट कर रही है. और पेन और हाइपोक्सिया, दीज आर द सम कॉजेज ऑफ डिलीरियम. तो ये आपने अच्छे से कर लेनी है, डिलीरियम अक्सर आ जाता है, और ये साइकेट्री में से आएगा आपका ये वाला ना क्वेश्चन काउंट होगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज, किसी को समझ ना आया हो डिलीरियम में से कुछ, कल हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें SIADH जिसका हमने डायग्नोसिस बनाया था, तो उसको भी आप कंफ्यूज कर सकते हो कि ये डिलीरियम तो नहीं है.
लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था, उसने सोडियम लेवल्स एक तो उसने स्पेसिफाई कर दिए थे कि लो थे, और दूसरी बात उसमें जस्ट उसने बताया था कि इसको कन्फ्यूजनल स्टेट है, उसने ये नहीं बताया था कि पेशेंट एजिटेटेड है, उसकी डिसओरिएंटेशन है, उसमें साइकोटिक बिहेवियर है, इस तरह का कुछ भी नहीं बताया था, जस्ट कन्फ्यूजनल स्टेट था। इस वजह से आ, ये आपने वो कर देना था, ऐसा ADH जिसको कहा था, या हाइपोनेट्रीमिया कहा था। अगर उसमें उसने ये वाले बाकी सिम्टम दिए होते तो वो भी डिलीरियम हो सकता था, उसका बिल्कुल पॉलीफार्मेसी भी थी उसमें, उसको ड्रग्स भी दी थी, ICU एडमिशन भी था, मिलता जुलता सिनेरियो था। Question number 8 is an 18-year-old boy is admitted to hospital with two years history of social isolation, odd behavior, academic decline. Psychiatric examination establishes anxiety and depression of mood, compulsive acts, and recurrent intrusive and distressing thoughts, and perfectionist obsessional personality traits. What is the DD? चलो जी, DD बताओ, और डायग्नोसिस भी वैसे उसने पूछा हुआ है, और फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स आर लाइकली टू हेल्प दिस पेशेंट। DD बताना है आपने, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं। ओके, इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका डायग्नोसिस बनेगा, बिकॉज उसने बता दिया कि कंपल्सिव एक्ट्स भी हैं इसमें प्रेजेंट, एंड रिकरेंट इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स भी हैं। ठीक है, एक ही है। बाकी उसने जो DD पूछी है उसमें आप एनजाइटी लिख सकते हो, उसमें आप डिप्रेशन लिख सकते हो, उसमें आप स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर लिख सकते हो, क्योंकि उसका चेंज हो रहा है मूड हमेशा हर वक्त, और ऑड सा बिहेवियर है उसका, एकेडमिक डिक्लाइन है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर है ये। ओके, ये भी हो सकता है, राइट। तो DD आप कोई भी बना सकते हो इसमें, क्योंकि बड़ा एक जनरलाइज सा सिनेरियो उसने दिया, काफ़ी कुछ है इस पेशेंट को, तो DD आपका बन जाएगा। बट फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स आर यूज्ड फॉर OCD, ये हमारी कल बात डिस्कस हुई थी। OCD के ट्रीटमेंट में क्या देना था आपने, फार्माकोलॉजिकल? एंटी डिप्रेसेंट्स, राइट। एंटी डिप्रेसेंट्स आपने देने थे हाई डोजेज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, जितने आप डिप्रेशन के लिए देते हो उससे हायर डोज में देने हैं, और क्लोमिप्रामीन और SSRIs आपके स्पेसिफिकली करके उन्होंने लिखे हुए हैं डेविडसन में, तो वो आपने याद रखना है। क्लोमेप्रामीन क्या है, कौन सी क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट है? क्लोमिप्रामीन, इमेप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, TCA, राइट। इनके आपने एक एक साइड इफेक्ट भी याद रखना है। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ TCA? TCA सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करता है, और अनवांटेड क्या है इसका मसला है, कोलिनर्जिक को भी ब्लॉक कर देगा ये। तो इसकी वजह से क्या करवाता है कोलिनर्जिक सिस्टम? डेफिकेट, सैलिवेट, लैक्रिमेट, यूरिनेट, ठीक है, और इम्पोर्टेंस, ये वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ख़राब हो जाएंगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और ठीक है, उसके अलावा कार्डियोटॉक्सिक हो सकते हैं ये, पोस्टरल हाइपोटेंशन इनका, पोस्टरल हाइपरटेंशन इनका इंपॉर्टेंट, नहीं सॉरी, पोस्टरल हाइपोटेंशन, कोलिनर्जिक ब्लॉक है ना, उसकी वजह से वो हो सकता है, इसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद करना है। इस SSRI इसकी वजह से क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? ये वाले तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन ब्लॉकर है, बट इम्पोर्टेंस वहाँ पे भी होगी, और एरिथमियाज हो सकते हैं, QTC प्रोलॉन्गेशन हो सकती है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स में भी QTC प्रोलॉन्गेशन एंड एरिथमियाज होते हैं, SSRIs में भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं वो उसमें है कि आप ये
ड्रग रिएक्शन इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। एम्फीटामीन्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते आप, ड्रग रिएक्शंस नहीं कहेंगे, ड्रग इंटरेक्शंस कह लो। एम्फीटामीन्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते। एनेस्थीसिया आपको उसके डोज वगैरह देखनी पड़ेगी, चीज़, रेड वाइन, ये वगैरह वगैरह, तो ये आपने याद करने हैं। Question number 9 is a patient presents with 3 days history of fever, headache, abdominal pain and diarrhea. On examination, temperature is 40 degrees centigrade, pulse is 80. Diffuse tenderness is present all over the abdomen. Investigations में HB is normal, TLC is no थोड़ा सा कम, platelets normal. You suspect typhoid fever. तो न्यूट्रोपीनिया जो होता है वो स्पेसिफिकली होता है इसमें, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया होता है और स्प्लीनोमेगैली वगैरह। व्हाट टेस्ट वुड यू लाइक टू डू नाउ टू कंफर्म योर डायग्नोसिस? व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दिस टाइफाइड या एंटेरिक फीवर? Especially with 3 days history, like you have to look at the time frame as well. First week में कौन सा टेस्ट है? वैसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी यही टेस्ट है। उसके बाद सेकेंड टू थर्ड वीक में दूसरे कुछ टेस्ट हैं जो पॉजिटिव हो जाते हैं। ब्लड कल्चर, ठीक है। People have said blood culture, perfect. ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी है और ये फर्स्ट वीक में पॉजिटिव और सबसे बेस्ट जो है डायग्नोसिस भी करता है ब्लड कल्चर। और जितने ज्यादा कल्चर्स लेंगे उतनी आपकी बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया ब्लड कल्चर, ठीक है। लिस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू टाइफॉइड फीवर इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks, ठीक है। इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks there's a bunch of complications that are going to start to develop as well, ठीक है। एक तो हमारा स्टूल कल्चर जो है वो सेकेंड एंड थर्ड वीक्स में पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक वो टेस्ट हो गया। उसके अलावा जो सेकेंड वीक के अंदर आपके पास होना शुरू हो जाता है, स्प्लेनोमेगेली शुरू हो जाती है, आपके जो है वो LFTs डिरेंज होना शुरू हो जाते हैं, लिवर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट आप नेक्स्ट एक तो CBC करा सकते हैं। अगेन उसके ऊपर आपने HB चेक करना, ज्यादा कम तो नहीं है, प्लेटलेट्स चेक करने के कहीं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं हो रहा। उसके अलावा फिर आपने वो चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं शुरू हो रहा, फिर LFTs आपके डिरेंज जाएंगे। उसके अलावा there's some other tests that you can do, मैंने 4 लिस्ट कर दी ऑलरेडी, बट आई एम जस्ट गोना टेल यू। आप यूरिन कल्चर भी करा सकते हो इसके लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जो है सेल लाइंस डिप्रेस मिल रही हैं, आप बोन मैरो एस्पिरेट भी करा सकते हो, ठीक है। दीज आर ऑल द टेस्ट दैट यू कैन डू। जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हमारी डेवलप होना शुरू होती है ना, वो सेकेंड वीक में होती हैं, ठीक है। एंड इट कैन इवन लीड टू डिलीरियम एंड कोमा एंड देन डेथ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन कॉम्प्लिकेशंस को हम वो करें, कंट्रोल करें। अब बी के अंदर वही है लिस्ट 4 complications of this illness. There's a very nice box in Davidson, ठीक है। तो I want you guys to remember from the एरिया वेयर दीज कॉम्प्लिकेशन डेवलप, ठीक है। एक तो बाउल में होता है, बाउल में हमने टाइफॉइड परफोरेशन सर्जरी में पढ़ा है, तो एक तो परफोरेशन हो गया और दूसरा आपका हेमरेज हो रहा होता है, बिकॉज ये जो है जो बैक्टीरिया हैं ये इन्वेड कर रहे होते हैं ना इंटेस्टाइन के एंटेरोसाइट्स को। तो परफोरेशन हो गया और हेमरेज हो गया बाउल का। उसके अलावा इसके सेप्टिक फोकाई बन के ये बॉडी के अंदर 2-3 जगह जाते हैं। एक तो ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, दूसरा ये बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस कर सकता है, एंड देन द गॉल ब्लैडर। द गॉल ब्लैडर इज लाइक एन टाइफॉइड्स फेवरेट प्लेस टू बी, ठीक है। एक तो ये कॉलिसिस्टाइटिस भी करता है, उसके अलावा जो क्रॉनिक कैरियर स्टेट होती है इसकी, वो भी गॉल ब्लैडर की वजह से होती है, उसके अंदर ही रहता है। फिर देयर कैन बी सम टॉक्सिक फिनोमेना व्हिच अकर, तो मायोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है एंड नेफ्राइटिस भी। सम कीवर्ड्स आई वांट यू टू रिमेंबर फॉर टाइफॉइड आर स्पॉट्स ऑन द ट्रंक, उनको हम रोज स्पॉट्स कहते हैं, एंड यूजुअली देयर इज माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड लाइक देयर इज सम पेन एज वेल, ठीक है। देयर विल बी सम टेंडरनेस। स्प्लेनोमेगली इसमें बहुत कॉमन है। एंड देन इवेंचुअली जो है इफ यू डोंट कंट्रोल, इफ यू डोंट ट्रीट दिस, फिर आपको इवेंचुअली डिलीरियम और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की वजह से कोमा एंड डेथ की तरफ पेशेंट जाएगा। नाउ सी इज name 2 groups of antibiotics used as management. We discussed this yesterday as well. Which is the gold standard? Can somebody tell me which is the drug of choice? Ciprofloxacin. ओके परफेक्ट। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस, उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, और बिकॉज हम एंडेमिक हैं तो वी वुड प्रेफर डूइंग नाइलेक्सिक एसिड स्क्रीनिंग, और उससे पता चल जाएगा ससेप्टेबिलिटी है कि नहीं सिप्रोफ्लॉक्सासिन से। उसके बाद वी आल्सो गिव एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम सेफलोस्पोरिन्स टू द रेजिस्टेंट केसेस, एंड वी आल्सो गिव मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन उसमें देते हैं, ठीक है, फॉर 14 days. तो ये 3 आपको मैंने बताते हैं ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, नेम सिर्फ 2 करने थे, ठीक है। तो we've discussed this.
हाँ, एक क्वेश्चन हो गया। ओके, किसी ने पूछा बताइए पेपर कौन सा है, तो ये 2011 एनुअल, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। और क्वेश्चन है, कोई कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका, इस पेपर से रिलेटेड? ओके, डिलीरियम की डिटेल, ये आपके पास 183 184 पेज है आई थिंक, उस पर आप देख लो, डेविडसन। Question number one. A 20-year-old girl presented to GP with a history of palpitations. On examination, she has an irregular pulse. She is referred to a hospital. Her ECG report showed absent P waves with an irregular rhythm. The attending doctor noticed that she has tremors on her outstretched hands. She also has visible swelling in the front of neck. Her vital signs are 140/70 BP है, pulse raised है, irregular है, respiratory rate normal, temperature normal. So what will be the diagnosis? ठीक है, someone said goiter, लेकिन goiter तो है क्योंकि उसने visible swelling बता दी है। ठीक है, लेकिन आपने बताना है कि सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं उसके, क्योंकि goiter तो टॉक्सिक भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, डिफ्यूज भी है, मल्टीनोड्यूलर भी है। तो एनी स्वेलिंग ऑफ थायराइड इज कॉल्ड goiter। हाइपरथायराइडिज्म, राइट, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से है। इस पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म में किस एबनॉर्मेलिटी का रिस्क इंक्रीज होता है, कार्डियक एबनॉर्मेलिटी का या एरिथमिया का? ए फिब का, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन का जो है वो रिस्क इंक्रीज हुआ होता है। तो इस पेशेंट को आप देखो एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, विच रिदम एबनॉर्मेलिटी इज प्रेजेंट। अगर आप में नहीं भी पड़ी हुई ईसीजी या रिदम एबनॉर्मेलिटीज, तो आप याद रख लो कि हाइपरथायराइडिज्म के साथ हमेशा एट्रियल फिब के साथ ही आएगा पेशेंट। और एट्रियल फिब के साथ जो पेशेंट आएगा उसमें आपने माइट्रल रिगर्जिटेशन, स्टीनोसिस एटसेट्रा के सोचने की के अलावा हाइपरथायराइड भी एक आपने उसके कॉजेज में सोचना होता है। हमेशा थायराइड टेस्ट करवाते हैं एट्रियल फिब वालों का। तो विच ड्रग वुड यू प्रेफर टू कंट्रोल हर हार्ट रेट? हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या ड्रग दी जाएगी उसको हाइपरथायराइडिज्म में के सिनेरियो में? या हाइपरथायराइड ना भी हो वैसे भी क्या दिया जाएगा उसको? बीटा ब्लॉकर्स, राइट, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो पेरिफेरल जितने भी सिम्टम्स होते हैं उनको कम कर देते हैं, और हार्ट रेट पे तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट है, वो उसको कम कर देते हैं। ठीक है, पेरिफेरली कैसे कम करते हैं? हाइपरथायराइडिज्म के बाकी इफेक्ट्स को क्यों कम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स? T3 टू T4 to T3 कन्वर्जन जो है वो उसको कम कर देते हैं। ठीक है, नेम टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज टू ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज। ये तो सिंपल है। हाइपरथायराइडिज्म के क्या ट्रीटमेंट है आपके पास? टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताने हैं आपने। अच्छा, जब ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ जाए ना तो आपने ड्रग्स के नेम नहीं 1 2 3 करके लिख देना है। आपने बताना है मेडिकल ट्रीटमेंट है इसका, इसके पास हमारे पास रेडिएशन के लिए ट्रीटमेंट है, रेडियो आयोडीन जिसको कहते हैं, और हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट है। फिर आप उसकी डिटेल लिखोगे आगे। एंटी थायराइड ड्रग्स, राइट, कौन कौन सी हैं? कॉबिमाजोल है, प्रोपाइल थायोयूरासिल है, ठीक है, वो है, रेडियो आयोडीन है आपके पास, आयोडीन 131 एब्लेशन। आपके पास सर्जरी है, सब टोटल थायराइडेक्टमी, तो ये आपने कर लेने हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट है कॉबिमाजोल का?
C for carbimazole, C for clozapine, C for CBC। ठीक है, ये सारी क्या करवाती हैं, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है इसका साइड इफेक्ट। और दूसरा प्रेगनेंसी वाला एक क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी है अगर पेशेंट को, तो आपने क्या यूज़ करना है। तो क्या ड्रग यूज़ हो सकती है प्रेगनेंसी में, कौन सी सेफ़र है? ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू है, सेकंड और थर्ड में आप कार्बिमाजोल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिकली इसका आंसर ये है। वैसे प्रोपाइल थायोग्रासिल ओवरऑल वो ज़्यादा सेफ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 50-year-old lady reports to her doctor with a fasting blood sugar of 160. Is it normal, raised, pre-diabetic? किस रेंज में है ये? She is obese but otherwise symptomless. Her BP is 160 over 100 on 3 separate measurements. Her weight is 90 kg and pulse is 70 per minute. ओके, जो ब्लड शुगर है उसका डायबिटिक रेंज में है। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो कितनी होनी चाहिए नॉर्मल, अपने अपने जो है वो दिमाग पे जोर डालें। और ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, डायबिटीज़ का ये भी रिपीट होता रहता है। तो पहले बताओ क्या चार चीज़ें आपने करनी होती हैं डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में, तीन चीज़ें। ओके, रैंडम ग्लूकोज करवा सकते हो आप। ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज करवा सकते हो, HbA1c करवा सकते हो। मैं वैल्यूज़ बोल देता हूँ, वरना आप डेविडसन में जो है वो डायबिटीज़ में टेबल 20.2 भी यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल जो होता है, या 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज, वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, हम उसको कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 126 से ज़्यादा होता है, हम इसको डायबिटीज़ कहते हैं। HbA1c तो आपको पता ही है कि 6.4% से ज़्यादा हो तो हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। या अगर आप मिली मोल्स में करना चाहो तो 48 मिली मोल्स पर लीटर से ज़्यादा हो तो उसको हाँ इस ये हो तो उसको आप कहते हो। ठीक है, परसेंटेज ही यूजली होती है, परसेंटेज याद कर लो आप। 6.4, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक है, 100 to 126 प्री डायबिटिक है, एंड 140 to 200 प्री डायबिटिक है। इससे नीचे नॉर्मल रेंजेस है। व्हाट ड्रग वुड यू स्टार्ट टू कंट्रोल हर डायबिटीज? तो एक ओबीज पेशेंट में क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है टाइप 2 में? ऐसी ड्रग देनी है आपने जो वेट गेन भी नहीं करवाती। ठीक है, मेटफॉर्मिन आपने देनी है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो वेट गेन नहीं है, बाकी हैं उसके साइड इफ़ेक्ट जिसमें जीआई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह। और स्पेसिफिकली क्या साइड इफ़ेक्ट है इंपॉर्टेंट उसका? लैक्टिक एसिडोसिस। यस, लैक्टिक एसिडोसिस याद रखना है आपने। व्हाट वुड बी योर प्रेफर्ड एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग एंड व्हाट वुड बी योर टारगेट ब्लड प्रेशर? तो हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी यूज़ होती है इसमें? ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। एस और एआरबीज जो होती हैं वो यूज़ होती हैं, इनमें से एक। ठीक है, लोजार्टान और एबिसार्टान और ये वाली जो सारी हैं। अच्छा, टारगेट ब्लड प्रेशर कितना होता है डायबिटीज़ में? नॉर्मल पॉपुलेशन में कितना होता है जिसको डायबिटीज़ ना हो, सिर्फ हाइपरटेंशन हो? हम्म, 140/90। ठीक है, ये नॉर्मल पॉपुलेशन में 140/90 है। तो डायबिटीज़ वाला में थोड़ा इससे कम होगा, 130/80 है। ठीक है, जिनको डायबिटीज़ भी हो सारे साथ। या आप अ, मतलब बिटवीन 130 to 140, 70 बिटवीन वन जो डायस्टोलिक होगा वो 70 to 80, ये रेंज लिखी हुई है डायबिटीज़ में। तो ये आपने करनी है। एनलिस्ट 3 माइक्रो, ये तो इजी है। माइक्रोवास्कुलर कौन सी होती हैं?
और मैक्रोवास्कुलर कौन सी होती है? माइक्रोवास्कुलर बताओ पहले मुझे। नहीं। ओके, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, और थर्ड? नेफ्रोपैथी। रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी और माइक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर में जो है वो सारी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो होती है ना सारी, लाइक स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, गट का वो मीजेंटेरिक एथेरोस्क्लेरोसिस, मीजेंटेरिक इस्कीमिया हो सकता है, वो सारी माइक्रोवास्कुलर आपकी बनेगी। ठीक है। बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, सेंसरी आगे फर्दर आएंगी आपके पास। इसका टेबल भी बना हुआ है डेविडसन में, अगर आप वो कर लो तो अक्सर ये भी पूरी सारी कॉम्प्लिकेशन पे एक पूरा नोट आया हुआ होता है। तो उसमें फिर आगे इसको फर्दर बताया हुआ है कि न्यूरोपैथी की वजह से और क्या क्या हो सकता है। तो सेंसरी लॉस होगा, मोटर लॉस होगा, ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे, बॉल ब्लैडर इम्पोर्टेंस, ये वाली सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। फिर फुट अल्सर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसकी क्या मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें। तो वो आया क्वेश्चन में तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना आपने वो करना है, वो कभी कभी आ जाता। डायबिटिक फुट, यस। क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये इनका बाद में करते हैं, ये भी बाद में। Okay. A 25-year-old married female visits psychiatry OPD with her mother. She has been sent home by her in-laws due to excessive crying and isolation from family members. She has given birth to a baby 20 days back. She has refused to see any family members since then. She is very concerned about her baby, considers herself incapable of looking after him. Her husband is a bank manager, usually working till late hours. What is the diagnosis? Mm-hmm. ओके, एक बंदे ने कहा साइकोसिस, बाकी ने डिप्रेशन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, और फिर हम जो है वो देखेंगे दोबारा से इस सिनेरियो को। ठीक है। जो डिप्रेशन होगा उसमें डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स होंगे, लो मूड होगा, लैक ऑफ प्लेजर होगा, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, और रिलेशनशिप जो है वो यही जो इसमें बताया हुआ है कि किसी से मिलेगा नहीं और काम नहीं कर सकेगा, पुअर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है। उसके अलावा सोमैटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? लैक ऑफ स्लीप होगा, ठीक है, इंसोम्निया होगा, लैक ऑफ एपिटाइट होगा, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है, जीआई के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। ये सारे डिप्रेशन, डायरिया भी हो जाता है डिप्रेशन से। तो ये वाली सारी चीज़ें, हाइपरसोमनिया भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है। जब ऑन द अदर हैंड साइकोसिस, जो पर्प्यूरल साइकोसिस होगा उसके अंदर क्या होगा? उसमें होंगी डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, एजिटेटेड बिहेवियर। ठीक है। बच्चे को हार्म करने का जो है वो उसमें होगा कि हार्म कैसे करेगा, डायरेक्टली नहीं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने देनी उसने। ठीक है। हॉस्पिटल में नर्सिस के साथ झगड़े करने हैं उसने, डिल्यूजन्स की वजह से, हेलुसिनेशंस की वजह से, क्योंकि उसका डिल्यूजन होगा, फॉल्स बिलीफ होगा कि ये हार्म कर रहे हैं हमें, ये ट्रीटमेंट नहीं दे रहे बल्कि हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इसकी वजह से होगा वो। तो इसमें ऐसा कुछ है आपको, अब देखो जिसने साइकोसिस कहा था, साइकोसिस लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है? ठीक है। और ब्लूज से इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो ब्लूज में इतना ज़्यादा नहीं होगा एक तो, दूसरा 1 to 3 वीक्स तक हो सकता है, यूजुअली 14 डेज से पहले ब्लूज होता है, 14 डेज के बाद डिप्रेशन होता है। लेकिन हम उसकी बेसिस पे ना भी अगर कहें तो जस्ट लो मूड, माइल्डली लो मूड अगर होगा ना तो उसको हम ब्लूज कहते हैं। और वो ये नहीं होता कि वो इनकेपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हिम, बच्चे को लुक आफ्टर कर सकती है। ठीक है। ये सारा कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, उसमें कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं होते, वो फिजोलॉजिकल या हार्मोनल चेंजेस जो हो रही होती हैं प्रेगनेंसी के, चाइल्ड बर्थ के बाद, उसकी वजह से ब्लूज होते हैं। ठीक है। इसमें उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, उसके सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हस्बैंड उसका लेट आता है, ससुराल से वो खुश नहीं है। ठीक है। ससुराल वालों ने उसको वापस भेज दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन के, वो आपको बता रही हैं। ब्लूज़ में ऐसा कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज परप्यूरल डिप्रेशन। व्हाट इज 42 डेज तक होता है, 6 वीक्स परप्यूरम। हाउ कैन सच अ प्रॉब्लम बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर? तो इसके फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि चाइल्ड बर्थ में भी और चाइल्ड बर्थ के अलावा जो उसकी ज़िंदगी है उसको भी आपने सेट करना है। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी करनी है, इंटरपर्सनल थेरेपी करनी है, उसकी जो उसके रिलेशनशिप है वो आपने ठीक करने हैं सारे, सास माँ के साथ और अपने उसके जो हस्बैंड है उसके साथ, और हस्बैंड को कहना है कि जल्दी घर आओ, और ये वाले सारी चीज़ें आपने करनी है पूरी। और फिर ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग भी होगी उसकी, फैमिली को भी बताया जाएगा कि आपने भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, दूसरा चाइल्ड जब उसका प्रेग्नेंट होगी वो, तो उस टाइम जो उसकी डॉक्टर है उसके साथ उसके सेशंस होंगे सारे, साइकेट्रिक एवेल्युएशन होगी उसकी। ये वाली सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आएंगी। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेम है जो आपका दूसरे डिप्रेशन में होता है वही यहाँ पे होगा। ठीक है, वही सारी एंटी डिप्रेसेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? तो जितने भी साइकोटिक बिहेवियर के हमने डीडी पढ़े थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वो इंडिकेशन है इसकी। तो क्या क्या था साइकोसिस में? व्हाट इज द डीडी ऑफ साइकोसिस? बहुत सारे थे, दो बताए हैं सिर्फ। चलो, डिप्रेशन जो था, सीवियर डिप्रेशन था, साइकोटिक डिप्रेशन जिसको कहा था हमने, उसमें हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में हो सकता है, मैनिया हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है। सॉरी, डिलीरियम नहीं होगा, डिलीरियम में तो आपका रिवर्सिबल कंडीशन है ना, तो वो आप जब अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स ठीक करोगे तो वो ठीक हो जाएगी, उसके लिए कोई इलेक्ट्रोकन्वल्सिव इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास कैटाटोनिया है, व्हाट इज़ कैटाटोनिया? ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो होते हैं ना उनमें कैटाटोनिया होता है, पोस्चर ऑड सा पोस्चर जो हो जाता है पेशेंट का, उसको हम कैटाटोनिया कहते हैं। ठीक है, लाइक हाँ बस इतना ही याद है। ठीक है, और डिमेंशिया जो था, डिमेंशिया में हमने देखा था कि डिमेंशिया में भी साइकोसिस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो लेकिन हो सकता है। तो वो ये सारी इंडिकेशंस है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की। हाँ, ये पेपर कर लें फिर करते हैं। 38-year-old male developed confusional state. He has been taking alcohol regularly for many years. After death of his wife last year, he increased his alcohol intake. On examination, he is ataxic. What is ataxia? Nystagmus है उसको, eye movements are sluggish, नशीली आंखें। What is the diagnosis? को समझ आ रहा है? बेरी बेरी तो विटामिन 6 से नहीं होता बेरी बेरी। ये B1 की वजह से हो रहा है। लेट मी चेक। ओके, वर्निकिस एनकेफलोपैथी है ये। ठीक है, वर्निकिस जो कॉर्सकॉफ इसको नहीं कह सकते क्योंकि उसने डिमेंशिया का कुछ भी नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया हुआ, तो आप वर्निकिस एनकेफलोपैथी इसमें बताओगे सिर्फ। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इलनेस? थायमीन या विटामिन B1
जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हो रही है, और हाउ वुड यू ट्रीट हिम एंड व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ डिलेइंग हिज ट्रीटमेंट। एक तो आपने स्पेसिफिकली इसको ट्रीट करना है जो आप थायमीन दोगे उसको, उसके अलावा अल्कोहलिज्म को भी ट्रीट करना है आपने, इसकी उसके लिए क्या करते हैं, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स का इन्होंने, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स दी जा सकती हैं जिसमें डायज़ेपाम आता है, शॉर्ट एक्टिंग में लोराज़ेपाम आता है, तो ये आप दे सकते हो उनको। कैम्प्रोसेट दिया जा सकता है, डाइसल्फाम दिया जा सकता है उसकी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी साइकोटिक्स जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में यूज़ की जा सकती हैं अगर उसको डिप्रेशन या साइकोसिस है। जिस तरह इसकी वाइफ की डेथ हुई है तो डिप्रेशन में होगा, इसलिए अल्कोहल वगैरह यूज़ हो रहा है। जबकि स्पेसिफिकली जो इसका मैनेजमेंट होगी वर्निकेज एनकेफ्लोपैथी की, वो हाई डोजेस ऑफ थायामीन से होगी, जो आप ओरली उसको पेब्रिनेक्स लिखा हुआ है 3 वायल्स, 2 वायल्स 3 टाइम्स अ डे आपने देनी है, उसके अलावा ओरली फिर उसको देते रहना है, ठीक है। पारेंटल देना है पहले, फिर ओरली उसको कंटिन्यू करना है थायमीन को। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ डिलेइंग हिज ट्रीटमेंट। रिस्क यही है कि एक दफ़ा ये डेवलप हो जाए अगर, तो फिर इरिवर्सिबल कंडीशन है, फिर दोबारा ये ठीक नहीं होगी, जो वर्निकिस कॉर्साकॉफ सिंड्रोम है या वर्निकिस एनकेफ्लोपैथी है, ठीक है। इसका एमसीक्यू आया हुआ था, वो मैं आपको साथ ही बता देता हूँ कि ये किस जगह पे प्रॉब्लम होती है। मेमोरी बॉडीज़ में होती है, पैरावेंट्रिकुलर पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर में होती है, और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई और थैलेमस में होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से पेब्रिनेक्स आपने हाई डोजेज आपने उसकी देनी है इसमें, 3 वाइल्स 2 वाइल्स 3 टाइम्स अ डे। और 65 ईयर, ओके भी इनका है 5 मिनट्स ब्रेक है, उसके बाद हम जो है वो इसके देखेंगे 2017 के एनुअल के। ड्राउजी, दे डिड अ लंबर पंक्चर, में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नहीं मिला, ठीक है। सेरेब्रल मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया
बेसिकली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और सेरेब्रल मलेरिया जो ना डीडीज में आते हैं कि जब भी ऐसे पेशेंट प्रेजेंट होना, तो वो हमेशा पहले चेक कर लेते हैं और फिर जब लंबर पंक्चर की रिपोर्ट में नहीं आता पॉजिटिव तो फिर वो उसका डायग्नोसिस सेरेब्रल मलेरिया की तरफ जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस दैट ही हैज हाइपरपायरेक्सिया एज वेल, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। See what urinary abnormality may occur and what is this known as. This is a very normal, मतलब general knowledge kind of question. ठीक है, ये हम काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं और जब आपको ये याद आएगा ना, you'll be like, oh my goodness, why didn't I pick that up? Because that's exactly what happened to me. हाँ जी, मलेरिया में यूरिन को क्या हो सकता है? हाँ, perfect. Somebody said a black water fever. ठीक है, तो हीमोग्लोबिनूरिया होता है और यूरिन जो है बहुत डार्क कलर की हो जाती है और उसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। और डी है गिव टू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। हाँ जी, सेरेब्रल मलेरिया की हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या देते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन मलेरिया की डेवलप हो तो उसकी ट्रीटमेंट एक ही है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द जनरल ट्रीटमेंट कॉज स्पेसिफिक, मलेरिया की रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो आईवी आर्टिसनेट देते हैं और फिर उसके एज एन ऑल्टरनेटिव हम क्विनीन सॉल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर आईवी आर्टिसनेट एंड क्विनीन सॉल्ट, तो ये हमारे पास इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, परफेक्ट। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? Patient with HIV suffered from community-acquired pneumonia, the recovery course of which was prolonged. Even after recovery, he continued to have on and off fever with large sputum production and occasional hemoptysis. Give 2 complications of pneumonia that might explain his current symptoms, and give 2 treatment modalities for both your diagnoses above. See if your treatment fails, what surgical option is available. Now, this is one of those nasty questions जो हर paper में for some reason आ जाता है। ओके, ये आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायग्नोसिस मलेरिया लिखेंगे एंड देन कॉम्प्लिकेशन में लिखेंगे कि सीएनएस इन्वॉल्व है। हाँ जी, अगर उन्होंने सिर्फ पूछा होता ना व्हाट इज डायग्नोसिस, तो फिर आप मलेरिया के साथ उसको आगे एक्सटेंड करके उसी पार्ट में सेरेब्रल मलेरिया ऐड कर देते, लेकिन इन्होंने 2 सेपरेट पूछे ना, तो पहले आप मलेरिया बता दें और फिर नीचे आप बता दें हाँ सीएनएस इन्वॉल्वमेंट सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू बी अ हॉटशॉट एज वेल, यू कैन मेंशन हाइपरपायरेक्सिया। 6, right, 6 is, yeah, basically I personally feel this is more appropriate to the respiratory system जो M1 का part है, but let's just answer it now that it's come along. Give 2 complications of pneumonia. अच्छा, 2 कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें excessive sputum होता है and there is some hemoptysis, ठीक है। एक तो लंग एब्सेस है हमारे पास, उसके अलावा इट कुड बी सुपरेटिव निमोनिया एंड देन इवेंचुअली सुपरेटिव निमोनिया कुड आल्सो टर्न इनटू ब्रोंकिएक्टेसिस जब हेमोप्टिसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम पहले देख लेते हैं। लंग एब्सेस की ट्रीटमेंट के अंदर प्राइमरीली वी गिव एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कोअमोक्सिक्लेव एंड मेट्रोनिडाजोल। उसके अलावा हम फिजियोथेरेपी भी देते हैं टू रिमूव ऑल दैट गम। नजर आ रहा है स्क्रीन पे स्किज़ोफ्रेनिया वाला। All right. Please can you change the question to question number 6? Sorry, we're having some technical difficulties today. It's the last paper. आप नीचे आ गए हो ज़्यादा। पिछले वाला question number 6. ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं शो हो रहा आपको? ये वाला कर लिया? नहीं किया ना, अभी हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन 6 कर रहे थे पिछले पेपर का। ओके, सॉरी, ये वाला हाँ जी, HIV एंड निमोनिया वाला। हाँ जी, ठीक है। राइट, वेयर वाज आई? हाँ जी, मैं बता रही थी कि 2 कॉम्प्लिकेशंस बतानी है। मैंने आपको 2 से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बता दी जिसके अंदर आपके पास
स्प्यूटम भी ज्यादा होता है और हेमोप्टिसिस भी होता है, ठीक है। लंग एब्सेस हो सकता है, सपरेटिव निमोनिया हो सकता है, एंड देन सपरेटिव निमोनिया कैन इवेंचुअली प्रोग्रेस इनटू ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये 3 चीजें आपके पास होगी। लकीली अब 3 चीजें 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज लिखा हुआ है, इन दोनों की ट्रीटमेंट सिमिलर है, बट स्टिल कुछ चीजों जैसे लंग एब्सेस में नंबर 1 पे हमारे पास एंटीबायोटिक्स आते हैं, नंबर 2 पे फिजियोथेरेपी, एंड देन इवेंचुअली वी गो फॉर सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ दैट एब्सेस। फिर हमारे पास ब्रोंकी सपरेटिव निमोनिया के अंदर और ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, उसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस ट्रीटमेंट का, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली आपको अगर नहीं काम कर रहा तो ब्रोंकिएक्टेसिस में सर्जिकली जो सेक्शन है ना, डिजीज सेगमेंट है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, और सेपरेटिव निमोनिया में भी सर्जिकल ड्रेनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन रियली अनॉयड मी, इज बिकॉज उन्होंने 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज तो पूछ ली फॉर बोथ योर डायग्नोसिस। तो फिर उन्होंने पूछा इफ योर ट्रीटमेंट फेल्स व्हाट सर्जिकल ऑप्शन इज अवेलेबल। तो एक तो ड्रेनेज वाली ऑप्शन तो अवेलेबल है ही सही, उसके अलावा अगर आपने ऊपर ब्रोंकिएक्टेसिस भी लिखा है तो यू कैन राइट रिमूवल ऑफ डिजीज्ड सेगमेंट ऑफ लंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। कैन वी प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Go, I think, yeah. नेक्स्ट जो भी आ रहा है वो क्वेश्चन कर दो। या ये हो गए थे। 40-year-old lady, ये भी हो गया था, ये भी। Okay, perfect. Now we have another interesting acid-based question. ठीक है, question number 3A, calculate anion gap from the data given below. And B के अंदर we have bicarbonate deficit हमने calculate करना है, और C के अंदर हमने classify करना है metabolic acidosis को। तो सबसे पहले आप लोग अपने फोन या कैलकुलेटर निकाल के ना मुझे आपने anion gap calculate करके बताना है। Okay, nice. That's a good speed. Okay, so someone has already answered. Nice. Okay, तो हम इसको स्क्रीन पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम बाइकार्बोनेट डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे फिर we'll need to use a little bit of the screen as well anyway. तो anion gap is basically sodium and then माइनस हम करते हैं क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट के लेवल, ठीक है। That's CO3, right. तो अब सोडियम हमारे पास कितना है, 130 है, माइनस हमने क्या करना है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को प्लस कर लेना है, तो इनको प्लस किया 120 बन गया, 130 माइनस 120 हुआ 10। अब ये नॉर्मल रेंज में आ रहा है, ठीक है, हमारे पास तो आनाइन गैप नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बाइकार्बोनेट डेफिसिट। इसकी मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बताना है। हमने लेना है डिजायर्ड बाइकार्बोनेट, डिजायर्ड, या आप अपनी कॉपीज पे लिख लें अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो, डिजायर्ड बाइकार्बोनेट्स माइनस द ऑब्जर्व्ड बाइकार्बोनेट्स, ऑब्जर्व्ड बाइकार्ब, एक्सक्यूज माय अमेजिंग हैंडराइटिंग। हमने ये इनका ले लिया डिफरेंस, तो डिजायर्ड आप नॉर्मल रेंज में S22 कंसिडर कर लें, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड क्या है, and then into 0.4 and then into body weight in kilograms, body weight in kg। अब ये आपके पास अब इक्वेशन आ गई है, तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं आपके पास क्या आंसर आ रहा है। माइनस ऑब्जर्व्ड है 10, फिर ये हो गया into 0.4, इसका वेट बताया 60 kg, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन आपने कर ली, आपको मिलेगा 288 मिलीमोल,
ठीक है, ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट डेफिसिट. दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट यू नीड टू फिक्स दिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, टू फिक्स दिस इशू. राइट. अब नाउ दिस इज एन एटिपिकल क्वेश्चन. ऑब्वियसली हमने ये बाइकार्बोनेट डेफिसिट वाली चीज कभी पहले नहीं देखी, तो इट्स बेटर कि हम इसको ऐसे याद कर लें. अब क्लासिफाई करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनाइन गैप विद 2 एग्जांपल्स इन ईच ग्रुप. ये तो आना चाहिए आपको. हाँ जी, हमारे पास नॉर्मल एनाइन गैप होता है, हमारे पास रेज्ड एनाइन गैप होता है, एंड देन वी हैव अ लो एनाइन गैप एज वेल. तो नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस के अंदर क्या क्या कॉजेज हैं? अच्छा, somebody said हाई एनाइन गैप में जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, लैक्टिक एसिडोसिस है, मेथनॉल है, एंटी फ्रीज जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसको है. ठीक है, परफेक्ट. तो जो हमारे पास हाई एनाइन गैप, हाँ, हाई एनाइन गैप के अंदर एक निमोनिक है लामड पाई, तो यू कैन जस्ट रिमेम्बर इट. लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, एंड देन उसके अंदर एस्पिरिन आती है ए से, एम से मेथनॉल, यू से यूरेमिया, डी से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पी से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, आई से आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ई से एथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, ये मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, सो डोंट वरी इफ अगर आपको अभी ये सारे कैच नहीं हो रहे. नॉर्मल एनाइन गैप के अंदर 2 मेन चीजें आपने याद रखनी है. एक तो डायरिया याद रखना है, और दूसरा हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और हमने रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस काफी डिटेल में किया था. ठीक है, उसके अलावा वी आल्सो हैव अ लो एनाइन गैप, और ये कुछ सिचुएशंस में होता है. इट्स इन माइलोमा, इट्स इन लो एल्ब्यूमिन कंडीशंस, लिथियम इनटेक. ठीक है, माइलोमा, लो एल्ब्यूमिन, लिथियम वगैरह में लो एनाइन गैप होता है. तो these are some things which you can do to answer this question. Right, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो गया है. इसके अंदर किसी को कोई डाउट्स हैं? All right. Can we please move forward to the next question? Right. A 45-year-old diabetic presented with history of chronic kidney disease for 5 years, progressively worsening. He has anorexia, vomiting, weight loss. His GFR is only 5 ml per minute. Right. Enumerate 4 expected physical signs in this patient. B, list biochemical tests. C, what are the general indications of dialysis? This is where we come to the question. जो indication वाली बात थी. अच्छा, 4 physical signs क्या होंगे? कोई भी general chronic kidney disease के signs आप बता दें. ठीक है, उसमें आपके पास edema आ सकता है, periorbital edema plus dependent edema है. उसके अलावा से anemia होगा इनमें, तो क्या होगा? pallor होगा. उसके अलावा इनकी भी skin थोड़ी ना ऐसे sallow skin कहते हैं, उसको pale sallow skin कहते हैं. उसके अलावा brown pigmentation lines हो सकती हैं nails के ऊपर. There's basically this क्या कहते हैं, एक मैन सा बना हुआ है डेविडसन के अंदर, उसके ऊपर सारे उन्होंने दिखाए हुए हैं कि क्या साइंस आपको नजर आएंगे क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में. बी, लिस्ट बायोकेमिकल टेस्ट व्हिच विल ऑर्डर फॉर दिस पेशेंट. ठीक है, अब बायोकेमिकल, उन्होंने बिकॉज बायोकेमिकल टेस्ट मेंशन कर दिए, तो हम पहले ब्लड टेस्ट को सारा मेंशन करेंगे. फुल ब्लड काउंट ले लें आप, एबीजीज ले लें, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लें, उसका एलडीएल चेक करें, HbA1c चेक करें. ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन उन्होंने नहीं करवाया हुआ, यूरिया क्रिएटिनिन करवाएं. ठीक है, तो ये सारे उनके बायोकेमिकल टेस्ट हैं. सी, व्हाट आर द जनरल इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस? हाँ जी, हमने पहले कौन सी इंडिकेशन डायलिसिस की देख चुके हैं? Who will tell me? Why did किसी ने पल्मोनरी एडिमा नहीं लिखा?
हमने देखा था ना पल्मोनरी एडीमा हो रहा था उस पेशेंट को, उसके अंदर हमने कहा था डायलिसिस वुड बी रेकमेंडेड, और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो रही थी उसके अंदर हमने कहा था डायलिसिस वुड बी रेकमेंडेड। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है पेज 422 के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर वी हैव इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। तो एक फ्लूइड ओवरलोड वाली इंडिकेशंस आती हैं, हाँ, उसके अंदर सिवियर हाइपरटेंशन या रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन व्हिच इज यू नो इज नॉट गेटिंग ट्रीटेड विद द मेडिकेशंस। फिर पल्मोनरी एडीमा आपके पास इंडिकेशन है। फिर उसके बाद हाइपरकेलीमिया, अगर पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो डाइटरी कंट्रोल और मेडिकल इंटरवेंशन से नहीं करेक्ट हो रहे, रेजिस्टेंट पोटेशियम रेजिस्टेंट टू डाइटरी कंट्रोल हो रहा है हाइपरकेलीमिया, तो उसके अंदर। फिर यूरीमिया भी ऐसे कि यूरीमिक सिंड्रोम हो रहा है, मतलब एनोरेक्सिया, नोजिया, लेथार्जी वगैरह, और GFR लेस देन 10 के अंदर अक्सर डायलिसिस प्रेफर करते हैं। सो यू कैन सी इज GFR इज 5। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को, अगर ऐसा एसिडोसिस जो थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा इंट्रैक्टेबल एनीमिया है कि आयरन भी दे दी, एरिथ्रोपोइटिन भी दे दी, फिर भी एनीमिया ठीक नहीं हो रहा। तो ये सारी हमारे पास है इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। ठीक है ना? All right, we can move to the next question now. Does anybody have questions related to this one? Next question के अंदर we have next question कर दो please. हाँ, ये हो गया था 6. Okay, perfect. 25-year-old male. Question number 6 कर दो please. हाँ, 25-year-old male, 1 week history of fever, malaise, maculopapular pruritic rash on face, scalp, extremities, and trunk. Later on, this rash changed to vesicopustular eruptions, which eventually crusted. आपको already इसका diagnosis पता चल जाना चाहिए, ये बहुत classical presentation है. CBC HB12 है, WBC 5.6 है, platelets 240 है, blood urea and serum creatinine are normal. ठीक है, तो मैंने पूछा है A, what is most likely diagnosis, और उसके etiological agent क्या है, B, 4 complications, C, outline treatment. हाँ जी, मुझे बताएं. Everyone who has had chicken pox should know this. ठीक है, 1 week history, fever, malaise. फिर अब ये 25-year-old है, he's not a child anymore, तो you can expect कि उसके अंदर ज्यादा severe होगा chicken pox. So इसके trunk, न सिर्फ trunk पे है, उसकी extremities, face, scalp, हर जगह चला गया है. ठीक है, और ये वेसिकुलर पस्टुलर इरप्शंस बन गई और इवेंचुअली वो क्रस्टेड बन गई. ठीक है, चिकन पॉक्स और वेरिसेला ज़ोस्टर कॉज करता है चिकन पॉक्स. 4 कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इस डिजीज के. अगर ये सिस्टेमिक चला जाए ना, तो आपने वो वाली 4 कॉम्प्लिकेशंस बतानी है कि कहाँ कहाँ क्या कर रहा है ये. हाँ जी, इसकी बहुत क्लासिक है वेरिसेला ज़ोस्टर की. एक ये एंसेफेलाइटिस करता है, उसके अलावा हेपेटाइटिस करता है. ठीक है, ये न्यूमोनाइटिस भी कर सकता है. एंड देयर इज वन मोर, मेरी अपनी हैंड राइटिंग ही नहीं पढ़ी जा रही. या जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझसे अपनी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही. तब तक मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बता देती हूँ. ट्रीटमेंट में आपने एसाइक्लोविर देना है. ठीक है, और इट्स जस्ट सिंपली, अगर आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो तो उसके अंदर आप वैसे IV एसाइक्लोविर देते हैं, वरना आप ओरल एसाइक्लोविर दे देते हैं. और उसके अलावा आप जो है वो भी दे सकते हैं वेरिसेला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, VZIG जिसको कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट में. ठीक है ना? ओके, लेट मी जस्ट, मैं खुद इसकी चौथी कॉम्प्लिकेशन भूल गई.
एंसेफेलाइटिस था, हेपेटाइटिस था, न्यूमोनाइटिस था, और हाँ सेरिबेलर एटैक्सिया। ठीक है, सेरिबेलर Cranial nerve एटैक्सिया। pulses. सॉरी, Cranial nerves. हाँ क्रेनियल नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं, या क्रेनियल नर्व्स का भी होता है। there's all these other ones as well, लेकिन वो shingles में ज़्यादा typical हैं। ठीक है, तो we're gonna, I think, yeah, we're done with this section. Does anyone have any questions about this question? We'll move forward then. ठीक है, ये बिल्कुल straightforward chicken box था, right? 7. A 25-year-old boy presented to the physician with 10 days history of fever. Initially, fever was low grade and gradually progressed to high grade. Fever was remittent, not associated with rigors and chills. Fever was associated with headache, myalgia, abdominal distension, reddish spots on trunk. On examination, pulse is 84, temperature 103, mild splenomegaly. इसका क्या है आपके पास diagnosis? फौरन बताएं इसका। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, टाइफॉइड फीवर। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? 10 days हो गए, सेकेंड वीक में आ गया, स्टूल कल्चर। ठीक है, सी एंड लिस्ट 3 ड्रग ग्रुप्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम सेफलोस्पोरिन्स, मैक्रोलाइड, उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन आती है। नेम 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज रिलेटेड टू जीआई ट्रैक्ट, परफोरेशन एंड हेमरेज। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस बिकॉज ये हम बहुत दफा टाइफॉइड डिस्कस कर चुके हैं। और जो स्पॉट्स बनती हैं ट्रंक पे, इसको हम रोज स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। A 50-year-old lady presented with vesicular bullous eruption in a dermatomal pattern on the right side of the chest, preceded by pain for the last 4 days. History of chickenpox in the past. अच्छा, उन्होंने इतना obvious कर दिया इसको। Most likely diagnosis, complications क्या हो सकती हैं, and how will you treat this patient? हाँ जी, बैंड पैटर्न में है, चिकन पॉक्स परफेक्ट, शिंगल्स लिखा हुआ है व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जब वेरिसेला ज़ोस्टर जब सेकंड टाइम इस तरह होता है ना, और वो बॉडी के अंदर चला जाता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन करता है, तो जस्ट रिमेंबर इट कॉजेज अ बंच ऑफ इन्फ्लेमेशंस। ठीक है, तो इट कॉजेज माइलाइटिस। एक सेकेंड, अगेन माय ओन हैंडराइटिंग इज irritating me at this point, sorry. It can cause myelitis, it can cause encephalitis. ठीक है, उसके अलावा ये cranial nerve palsies भी करता है, and it causes a condition called granulomatous cerebral angiitis, which is basically a stroke like syndrome. उसके अलावा अब इसकी दूसरी complications भी लिख सकते हैं, post herpetic neuralgia कर सकता है, और super added skin infections हो जाती हैं। ठीक है, एरिया बहुत पेनफुल होता है, और उसके ऊपर जो है, जो वेसिकल्स के ऊपर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। उसके अलावा जब ऑप्थेल्मिक रीजन इन्वॉल्व होता है, तो ये ऑप्टिक एट्रोफी भी ऑप्टिक एट्रोफी कर सकता है। उसके अलावा ये वो केराटाइटिस वगैरह कर सकता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स के शिंगल्स किस एरिया में हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी आप 2 सिंपल लिख दें, पोस्ट herpetic न्यूरैल्जिया लिख दें, बैक्टीरियल सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिख दें। फिर सी हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? इसकी पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है ना, एक तो जो वेसिकल्स हैं उसको आपने स्किन को उस एरिया का ड्राई और क्लीन रखना है। ठीक है, और उसको सिवियर पेन होगी, उसके लिए आप एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स में पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं। उससे सही नहीं हो रहा तो इवेंचुअली आप उसकी इंक्रीज करके आप कोडीन की तरफ भी जा सकते हैं, व्हिच इज अ वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक। फिर उसकी स्पेसिफिक थेरेपी के अंदर हमारे पास एसाइक्लोविर आता है। ठीक है, तो आप ओरल एसाइक्लोविर दे देंगे। राइट, तो दिस इज इट फॉर ये वाला क्वेश्चन। Okay, can we move on to the next one? हाँ जी, oops, next question पे चले जाएं। Yeah, we done this. Okay, annual 2016 आ गया। Where is my annual 2016? Okay.
Let me just refer to my notes. Just give me a minute. 30-year-old factory worker is admitted to the hospital with suspicion of dengue fever. He has high-grade fever with severe aches and pains all over his body. How is this disease transmitted? How will you treat high-grade fever? What abnormalities could present in a CBC? And name 2 serious complications that can occur in this patient. हाँ जी, डेंगू ने खुद बता दिया है. ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका वेक्टर क्या है? We see these posters everywhere. So हाँ ठीक है. It's not the Anopheles mosquito. It is a mosquito. It's the Aedes aegypti typically. ठीक है, तो even if you just write mosquito, I think it should be good enough. But if you want to add, you can write the Aedes aegypti mosquito. Yeah, it's a common mistake. Don't worry about it. Anopheles जो है मलेरिया के अंदर होता है. ठीक है ना? How will you treat the high grade fever? In fact, I want to ask you कौन सी ऐसी antipyretic है जो हम डेंगू में नहीं देते? हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है. कौन सी ऐसी एंटीपायरेटिक है जो डेंगू में नहीं देनी? एस्पिरिन. परफेक्ट, ठीक है. एस्पिरिन नहीं देते हम डेंगू के अंदर. हम इसके हाई ग्रेड फीवर के लिए पैरासीटामोल रिकमेंडेड है. जो भी पेन हो रही है, जो भी फीवर हो रहा है, उसके लिए पैरासीटामोल रिकमेंडेड है. उसके अलावा आप टेपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कूलिंग ब्लैंकेट्स वगैरह वो यूज कर सकते हैं. सी व्हाट एब्नॉर्मैलिटीज कुड बी प्रेजेंट इन हिज सीबीसी. हाँ जी, सीबीसी में क्या हो सकता है? हमने क्या देखा था कि डेंगू में क्या चीजें ड्रॉप कर रही थी? मेन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है हमारे पास ल्यूकोपिनिया हो सकता है, एंड इवन हमारे पास जो है वो एचबीवी कम आ सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना सिवियर है डिजीज. लेकिन मेन आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जरूर मेंशन करना है. नेम 2 सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अकर इन दिस पेशेंट. हाँ जी, डेंगू की 2 कॉम्प्लिकेशन मैं 2-3 दफा बता चुकी हूँ अब तो. क्या चीजें हैं? एक डेंगू हेमोरेजिक फीवर है और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम. ठीक है, तो उन्होंने सीधा सीधा पूछा है. डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो गया और डेंगू शॉक सिंड्रोम. हाँ जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, perfect. 30-year-old male has applied for a job as a taxi driver in Dubai. His medical checkup revealed that he is reactive for VDRL. He is asymptomatic but admits a casual sexual contact with an unknown female 4 years ago during his stay abroad. Physical examination normal, blood test normal, likely diagnosis क्या है? जब VDRL reactive आए तो likely diagnosis क्या होता है? एक ही चीज हमने ऐसी पढ़ी है, वो है syphilis. ठीक है, and you can tell that this guy is probably in the latent phase because उसको ऐसे sign and symptoms नहीं आ रहे. कोई उसको 4 साल भी हो गए हुए हुए. ठीक है, उसके जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट, वो है FTA ABS एंड MHA TP. प्लीज डोंट आस्क मी द फुल फॉर्म्स, जस्ट रिमेंबर देम लाइक दिस. ठीक है, तो FTA ABS एंड MHA TP. Right, these are your tests. नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में एक तो VDRL होता है और एक RPR होता है. ठीक है. How would you rule out CNS involvement? CNS का यही, जब भी CNS involvement आप सस्पेक्ट करो तो आपने क्या करना है, आपने लंबर पंक्चर कर देना है और उसके जो CSF है उसको आप जो है चेक करते हो, VDRL रिएक्टिविटी चेक कर लेते हो. अगर उसका VDRL रिएक्टिव आता है तो उसको CNS भी इन्वॉल्व है. उसके अलावा जब आप उसका CNS फ्लूइड चेक करोगे तो उसमें प्रोटीन रेज्ड होगा. D के अंदर how would you treat him if CNS involvement is confirmed? जो सिफिलिस की नॉर्मल ट्रीटमेंट है ना, उसके अंदर हम बेंजाइल पेनिसिलिन वगैरह देते हैं. लेकिन जब CNS इन्वॉल्व होता है ना, तो हम लोग देते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन. ठीक है, प्रोकेन पेनिसिलिन देंगे 14 डेज के लिए एंड देन पेनिसिलिन का शॉर्ट कोर्स दे देंगे. ठीक है, तो प्रोकेन पेनिसिलिन प्लस स्टेरॉइड. तो ये हो गया इसका सिफिलिस का ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 45-year-old type 1 diabetic patient is being prepared for renal transplant. He has end-stage renal disease diagnosed 3 months back. Specific test repeat कर दें.
FTA ABS मैं टाइप करके भेज देती हूँ, ठीक है, ABS and MHATP, oops it's not typing, MHATP, हाँ जी, okay. Where were we? He has end-stage renal disease diagnosed 3 months back. Donor is out of country. Patient is becoming progressively short of breath and edematous. Examination reveals blood pressure is probably 160 by 90. Wow, 160 by 90, pallor +2, edema +2. Chest में we have poor air entry, HB 9, blood urea 80, serum creatinine 9, serum potassium 6.5, blood sugar 240, calcium 7. Give 2 treatment options while he is awaiting transplant. हाँ जी, क्या कर सकते हैं? या फिर हम मेडिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम उसका डायलिसिस कर सकते हैं. हाँ, तो एक हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, वही फिर आप उसके अंदर वो ASARBs वो सब लिख दो. फिर डायलिसिस कर सकते हो, उसमें आपके पास हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस वाली ऑप्शंस आती हैं. फिर B, हाउ वुड यू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल? हाँ जी, हाउ वुड यू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल? 45-year-old type 1 diabetic. इसका एक वर्ड आंसर है इंसुलिन, ठीक है. एक्सप्लेन लो कैल्शियम इन दिस पेशेंट. हाँ जी, रीनल जो एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले पेशेंट्स में कैल्शियम क्यों कम हो जाता है? किडनी का कौन सा फंक्शन खराब हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम कम होता है? उसने विटामिन डी को उसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो उसकी कन्वर्शन, हाँ, विटामिन डी एक्टिव नहीं होता. परफेक्ट. फिर डी, हाउ वुड यू ट्रीट हाइपरकैलेमिया इन इमरजेंसी इन दिस पेशेंट? ओ, ये तो बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं. आई डोंट थिंक वी आर गोना गो ओवर इट अगेन. Right. Next है हमारे पास 6. A sick patient with deep sighing respiration has the following blood tests: pH 7.1, whoa, bicarbonate 12, oxygen उसका 98 है, CO2 25, sodium 142, potassium 4.5, chloride 95. Which metabolic abnormality is evident from these results? ठीक है, तो off the bat you're going to look at your pH 7.1 है, we know it's an acidosis. अब हमने देखना है is it a metabolic one or is it a respiratory one? ठीक है, acidosis है. अगर हमारे पास, okay, somebody has already answered metabolic acidosis. Well done. We already discussed this. Okay, so metabolic acidosis हो रहा है और साथ में हमने देखना है कि उसकी compensation हो रही है कि नहीं. तो उसके लिए हम लगाते हैं Winter's formula. So let me just annotate that. Winter's formula is 1.5 into bicarb which is कितना है bicarb इधर? हाँ, 12 है. 12 फिर +8 फिर +-2 करते हैं उसके लिए. ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा रेंज के अंदर 24 से लेके 28 की रेंज है. ठीक है, तो ये हमारे पास CO2 जो है 25 है नॉर्मल रेंज में. अगर इससे ज्यादा होता तो हम उसको उससे ज्यादा होता तो इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं और इससे कम होता तो हम इसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहते हैं. ठीक है ना? तो दिस वाज दैट. एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस एब्नॉर्मैलिटी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अब तक आपको कॉजेज आनी चाहिए. ठीक है ना? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है 60. Where is that? Question number 9. Yeah. 65-year-old patient is taking treatment for Hodgkin's lymphoma. He developed burning pain on the left side of his chest. After a couple of days, vesicular eruption appeared over the left chest, both anteriorly and posteriorly in band-like distribution. हाँ जी, band-like distribution क्या है? Immunocompromised patient है, band-like distribution है, तो it is shingles. ठीक है? How is the diagnosis usually made and which test will confirm it? तो usually the diagnosis is made clinically. ठीक है, बट आफ्टर दैट हम उसके लिए एक टेस्ट करते हैं. उसके अंदर है वेसिकल्स के अंदर से फ्लूइड एस्पिरेट करके हम उसका PCR कर लेते हैं. ठीक है. C के अंदर इन्यूमरेट 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज. मैं आपको बता चुकी हूँ. माइलाइटिस होता है, एनसेफेलाइटिस होता है, cranial nerve palsy होती है, and there's another one called as granulomatous cerebral angiitis जो stroke like syndrome था हमारे पास. ठीक है, तो ये 4 होगी.
encephalitis, myelitis, cranial nerve palsy, and granulomatous cerebral angiitis. Right. Yeah, we discussed this 2011 के already. तो डिस्कस कर लिए थे ना साथ हमने. हाँ जी, 2011 साथ साथ कर लिए थे. Okay, just go through कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन रह ना गया हो. Question number 1. Yeah, I discussed this. CKD. नहीं, देखो हेमोप्टिसिस है, किडनी फेल हो रही है. Okay, good And- postures. ठीक है, हो गया डिस्कस. Question number 2. ये भी हो गया है, ये सारे हो गए हैं. ये वो था ना, LDL रेस था, ACERBs देने थे. हाँ. Okay, इसमें ना लास्ट पार्ट रह गया था. नेम वन डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ दिस डिजीज. तो इसमें वो पीटीबीएल मिक्सोडीमा जो होता है वो हो सकता है आपके पास. उसमें ना स्किन में थिक जो है वो बन जाते हैं, पिंक पर्पलिश प्लैक्स बन जाते हैं, इचिंग होती है और रेड नोड्यूल्स बन जाते हैं. डर्मोपैथी होती है बेसिकली जो आपके पास. ये डिजीज़ कौन सी थी? थायरोटॉक्सिकोसिस में. ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ के साथ इसकी एसोसिएशन है, तो ये डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन बताना रह गया था. आई थिंक तो ये हो जाएगा. हाइपरकैलीमिया हो गया था. ओके, 11 तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में भेज दो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे बाद में भेज देना.